तो शुभ संध्या, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं शुभम आज आपके बीच एक बार पुनः एक कार्यक्रम प्रवेश परीक्षा चर्चा नामक कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि हम अपने साथ 4 वक्ता प्रत्येक रविवार को जोड़ते हैं, तो मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक बात दिल से कहना चाहूँगा। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी प्रतिभागियों, वक्ताओं, इस कार्यक्रम के संयोजक हेमंत भैया, आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है जो प्रतिभागी हैं हमारे साथ बेहतर आज का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा हम करने का प्रयास करेंगे और आपका भी सहयोग चाहिए होगा। आप भी हमारे साथ जिस तरीके से हम आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको उतना ही ध्यान से सुनना है और हमसे बात करना है। और मैंने आज चारों वक्ताओं को कहा है कि पूरे कार्यक्रम के दौरान आपका वीडियो बंद नहीं होना चाहिए। तो उनका वीडियो बंद नहीं होगा और आपको बिल्कुल इंटरेक्ट करना है। वो किस तरीके से बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जैसे कहते हैं कि हंस होता है जो उसकी निगाहें होती हैं, किस तरीके से अपने शिकार को लेके होती हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आपकी भी निगाहें हैं, वो क्या कह रहे हैं। एक एक पॉइंट हो सकता है आपके चयन में इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मैं कार्यक्रम में और आगे बढ़ूं, वक्ताओं का ऑफिशियल स्वागत करूं, उससे पहले हम विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को नमन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे वर्चुअल दीप प्रज्वलन के माध्यम से। अभी हमने जैसा कि विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को याद किया, उनका स्मरण किया, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। तो मैं सभी वक्ताओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ आज सोनल प्रधान जी हैं, तनु यादव जी हैं, अंजलि हैं, मोती सिंह जी। तो आप जैसा कि बहुत बेहतर कार्यक्रम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि जो प्रश्न आप पे आएंगे आप पूरी तरह से उनको अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और जो भी प्रश्न आएंगे, बच्चे जो भी हमारे साथ लोग जुड़ते हैं जो प्रश्न पूछेंगे वो संतुष्ट होकर इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। तो मैं कार्यक्रम में आप लोगों से रूबरू कराऊं, बात करूं। तो हमारे देश के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं राहत इंदौरी जी, उनकी कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो कहते हैं, आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क की दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। ये हिंदू वो मुस्लिम, मैं सिख तुम ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत, चलो इश्क करें। तो साथियों, इन पंक्तियों को कहने का भाव यह है कि जिस समय में आप चल रहे हैं
आपको इस समय इश्क करने की जरूरत है, आप हों और आपकी किताबें हों। आपको उनसे इश्क करना है, क्योंकि अभी ही फुर्सत है आप लोगों को। तो मैं आज के सभी वक्ताओं का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं सोनल प्रधान जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप किस तरीके से तैयारी प्रारंभ किया, किस तरीके के आपके अनुभव रहे। सोनल प्रधान, आप आमंत्रित हैं। कुछ विशेष क्षण रहा हो आपकी तैयारी के दौरान, वो भी साझा करेंगी आप। तो और मैं आपका परिचय के रूप में बता दूं, आपने RIE NCERT भोपाल से अपना स्नातक किया हुआ है और नोट के रूप में यही होगा कि चारों वक्ताओं भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र हैं और इन्होंने CUET 2022 में परीक्षा उत्तीर्ण करके JNU में एडमिशन लिया है। तो सोनल प्रधान जी, आप आमंत्रित हैं। नमस्कार साथियों, सप्रेम वंदे सभी को। सबसे पहले तो शुभम सर, हेमंत जोशी भैया, आपके इस प्लेटफॉर्म को मेरा शुक्रिया। और हमारे जो विद्यार्थी पुरजोर तरीके से अभी लगे हुए हैं और इस गर्मी के समय भी आपने दिन भर रह के पढ़ाई की होगी सबने, और अभी शाम को भी ये सोच के बैठे होंगे कि कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस ले लें, एक्स्ट्रा टिप ले लें, ताकि कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर चले जाए। तो इसी तरह 1 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म में हम भी जुड़ा करते थे विद्यार्थियों की तरफ पे। और मैं वो समझ सकती हूँ वो सफर की, जब प्रश्न पूछने से भी झिझक होती थी 1 साल पहले, और अभी उत्तर देने तक का जो सफर रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का भी सफर ऐसा लदालद फूलों का शजर जैसा बीते, वैसा फले फूले। कुछ छोटे मोटे टिप्स, वैसे बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं होता है हर किसी की तैयारी का, पर हाँ, पृष्ठभूमि हर किसी का अलग अलग होता है, तो वो मैं बता दूं ताकि वो विद्यार्थी जो एक सम पृष्ठभूमि से आ रहे होंगे वो शायद ज्यादा रिलेट कर जाएं और शायद उनमें मैं कुछ भागीदारी लगा पाऊं। तो जैसे कि कुछ विद्यार्थी मैराथन में भाग ले रहे होते हैं कि पहले या दूसरे साल से तैयारी शुरू कर देते हैं BA के हिंदी के लिए, और कुछ स्प्रिंट लगाते हैं आखिर के कुछ अभी हालिया दिनों में आप में से कुछ शुरू कर रहे होंगे। कुछ का साइंस बैकग्राउंड होगा, कुछ का नॉन साइंस बैकग्राउंड होगा। तो एक बात मैं कहूंगी कि जब शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार, क्या हिंदी भी इतनी खतरनाक है, ये भी थोड़ी सी उबाऊ हो गई है क्या, ऐसा थोड़ा सा देख के डर सा लगता है। जब पहली बार आप शुक्ल उठा रहे हो, पहली बार आप पांड्या दृष्टि की किताब उठा रहे हो, तो बस वही है कि 1 2 3 4 बार बस उसमें चलते चले जाइए। जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन में सारे तथ्य याद हो जाएंगे मुंह जबानी। क्वेश्चन पेपर आप पहली बार देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि बचपन में कहाँ सूरदास रैदास पढ़ा था, पर यहाँ पे तो सीधे उनकी पंक्ति कोई भी उठा के पूछ दी जा रही है। बट 2 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कोई भी उठा के नहीं पूछ दी जा रही है। बहुत सीमित चीजें हैं जहाँ पे आपको हथौड़ा मारना है, और चौथे पांचवे बार के बाद आप खुद एक कुल्हाड़ी में धार के आप खुद अपनी कुल्हाड़ियां जमा करते चले जाएंगे उस निधि कोष में। तो जब मुझे खाली टाइम मिलता था, सुबह जैसे मैं एक्सरसाइज किया करती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि दिन भर मुझे जो भी सवाल नहीं आते थे या नए मिलते थे, मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लेती थी व्हाट्सएप में, और सुबह एक्सरसाइज करते समय वो बजता था साइड में। तो एक तरह ऐसा रिवीजन हो जाता था। मम्मी रोज शाम को जब या परिवार के किसी भी परिजन को आप दायित्व दें कि आपसे कुछ 10 20 क्वेश्चन भी रोज पूछे तो बहुत है। मतलब 20 क्वेश्चन भी वो आपको पूछ रहे हैं, लेकिन उससे जो आपका मोरल बूस्ट होगा, कुछ सवाल आपको आएंगे और कुछ सवाल नहीं आएंगे, तो आप एक बार खुद में झांकेंगे, वो प्रक्रिया बहुत सुंदर होगी एक समय के बाद। तो वो एक चीज आप कर सकते हैं। तीसरी ये चीज कि जैसे मेरी सहपाठी, जैसे यहाँ पे तनु यादव है, तो इन्होंने अपना कमरा पूरा भर रखा था चिपका चिपका के अपने नोट्स पर, जो कुछ याद नहीं हो रहा था। तो A4 शीट में या ये चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होगा जब आपको 4 दोस्त बुला रहे होंगे कि चल चल कॉलेज का आखिरी समय आया है, ये कर लेते हैं, तो आपका ध्यान जाएगा कि भाई इतना सारा मेरा रखा है, पूरी दीवार रखी है जो मुझे याद ही नहीं है अभी तक। तो एक मेंटल प्रेशर बहुत जरूरी है। और टेस्ट तो आप दे ही रहे होंगे, तो बहुत कारगर साबित हुए थे हमारे पूरे बैच के लिए हेमंत भैया के जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं। मैं कहूंगी कि प्रश्न का पैटर्न आप एक बार हिंदी में समझ गए ना, आपको एक बार वो नब्ज पकड़ में आ गई, फिर आप खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे, मरीज से डॉक्टर बन जाएंगे। ये यकीन मानिए आप इस चीज को। 1 साल पहले एक भैया ने यहाँ पे कहा था कि परीक्षा का, कोई भी परीक्षा आप दुनिया में पार कर सकते हैं, बस आपको पैटर्न वो समझ आ जाना चाहिए।
तो वो चीज मुझे बहुत क्लिक हुई थी। पिछले साल एक किस्ला दीदी आई थी, उनकी भी कुछ बातों को मैंने देखा था, उनका देखा था, मैंने देखा था कि वाह लड़कियां भी बहुत अच्छे रैंक्स ला रही हैं, तो वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज है जो आपके सबकॉन्शियस में इस तरह मतलब सेंध मार के बैठती है कि आपको जरूर धक्का लगाती रहती है डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो एक चीज तो ये कहूंगी मैं, सबसे पहले जब आप पांडे या शुक्ल या त्रिपाठी जी को पढ़ रहे होंगे, ऐसे ही पढ़िए, टिक लगाने की जरूरत नहीं। पहली बार में आप पढ़ना सारा हाइलाइटर चला जाएंगे, सारा खर्च कर देंगे उसी में हाईलाइट करते रहने में। आप क्या करेंगे, पहले बस उसे पढ़िए, दूसरी बार में सिर्फ पेंसिल से टिक लगाइए, तीसरी बार में पेन से लगा सकते हैं, चौथी बार में हाईलाइट। तो बाद में देखेंगे बहुत छट के छन के चीजें बिल्कुल हल्की सी धूप की तरह होगी, चुभेगी नहीं आपको वो, ठीक है। तो एक चीज ये है, दो ही तरह के तथ्य आपको याद करने होते हैं, एक जो महत्वपूर्ण है, दूसरा जो महत्वपूर्ण होते हुए भी आपको याद नहीं है, ठीक है। तो जो गैर महत्वपूर्ण है वो आपको तो छोड़ देना है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा आप जब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दूसरा चीज ये है, जो आपको याद नहीं है वो तभी आपको पता चलेगा जब आप रोज रिवीजन कर रहे हैं, रोज उनमें हो रहे हैं, वरना तो आपको कुछ याद नहीं होगा। तो ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, पर यकीन मानिए रोज रोज करने से इन्हीं में जो कुछ है सार इन्हीं में छुपा हुआ है। बहुत धन्यवाद, बाकी साथियों का स्वागत है। सोनल, जैसे क्या होता है कि एक जैसे जो वर्ग होता है जो लड़कियों का होता है, जो तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास एक परिवार भी होता है, खाना बनाने, ये सारी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो क्या कई बार ये आता है कि हमारे पास मैनेजमेंट का जो समय प्रबंधन है उसकी समस्या आती है, कई प्रतिभागियों के सवाल रहता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा रहा है, या आपके मम्मी पापा ने कह दिया नहीं आप रात दिन पढ़िए और आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा? जी, असल में ऐसा है कि मेरा जब मेरी असल तैयारी चल रही थी तब तो हम सभी का लॉकडाउन चल रहा था, जब हम शुरू कर रहे थे थोड़ा ठीक से खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय पे ऐसा होता था कि अब लॉकडाउन के समय पे वो साकर सभ्य पे राम रावण कृपा करी, कहा जाए क्या करी वाला हिसाब हो रहा था कि समझ भी नहीं आ रहा है, फिर घर में भी रहना है, हो शोर हल्ला गुल्ला शांति, ये सब चीजें। तो काम तो थोड़ा सा उतना नहीं करना पड़ता था, पर वही है कि काम से बचने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता था, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो आपको काम करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं वो ढोंग सच में सही यथार्थ बन गया एक समय के बाद मेरा, सच कहूं तो। चलिए बहुत बढ़िया सोनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आगे तन्नू यादव जी को बुलाना चाह रहा था, लेकिन आपने डॉक्टर का जिक्र कर दिया। आज हमारे साथ एक वक्ता भी डॉक्टर की ड्रेस में, तो मुझे लगता है कि आइडल में क्रम में चेंज करूंगा और मोती सिंह आपको आमंत्रित करूंगा। आज बिल्कुल आप डॉक्टर बन चुके हैं, तो मोती सिंह जी आप आमंत्रित हैं। आपने अपना स्नातक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से किया हुआ है, और आप भी वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतीय भाषा केंद्र के छात्र हैं। तो मोती सिंह जी आप आमंत्रित हैं, और साथ में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे जेएनयू जाना चाहिए, मुझे तैयारी करना चाहिए, और आप में जब आप तैयारी कर रहे थे क्या आप में आत्मविश्वास था मैं जेएनयू पहुंच पाऊंगा, या आप भी दूसरे लोगों की तरह संशय में थे, डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि सिलेक्शन ना हो पाए? तो मोती सिंह आप आमंत्रित हैं। आपकी अब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए, उसके बाद बोलिए। ऑडियो अभी आपका बंद है। एक मिनट लेके आपको शायद मुझे लगता है ये ऑडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्या आप? इशारा कीजिए। चलिए, जब तक मैं मोती सिंह को देखता हूँ, तो तन्नू आप आमंत्रित हैं। आप किस तरीके से आपने तैयारी किया, क्या आपके तैयारी के अनुभव रहे, कोई विशेष पल, कोई ऐसी घटना घटी हो तैयारी के दौरान जो आपको आज भी ना भूल रही हो, वो भी यदि आप सक्षम हो उस घटना को साझा करने के लिए तो वो भी साझा करें। और आपने किस तरीके से जो आपकी ये यात्रा रही, मतलब कि यहाँ से तैयारी के पहले दिन से और आज इस मंच में जब आप हैं, क्योंकि पिछले वर्ष अगर यदि आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा रही होंगी तो आपको भी लगता रहा होगा कि यार
मैं भी एक दिन यहाँ मंच साझा कर पाऊंगी, होता है जेएनयू जा पाऊंगी। तो आपका क्या अनुभव रहा, आप साझा कीजिए। तनु, आप आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद शुभम। नमस्ते सभी को। शुभम का धन्यवाद, हेमंत सर का धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए। देखिए, तैयारी में आपको पढ़ाई और मतलब अध्ययन की जो सामग्री है या फिर अध्ययन से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो तो आपको हम बता भी देंगे, और आपको पता भी होगा, कुछ आप बाद में पूछेंगे तो बता भी देंगे। पर मैं आपकी जो पूरी तैयारी है उसको मैं 2-3 स्तर पे आपको बताना चाहूंगी। एक तो जो पाठ्यक्रम है, अध्ययन है, और जो मतलब पढ़ाई का है जो उस स्तर पे, दूसरा आपके मानसिक स्तर पे, और तीसरा आपके व्यक्तिगत स्तर पे। तो पढ़ाई के लिए तो आपको जो आपने शुरू भी कर दी होगी, और अगर जो 2-3 जो सबसे बड़ी, अगर मैं आपको जो सबसे ज्यादा संशय होता है अगर उनकी बात करूं, तो सबसे पहला जो है वो कि किताब आप जो भी दृष्टि पढ़ रहे हैं या फिर गोविंद पांडे पढ़ रहे हैं, इन दोनों बुक्स में से एक को किसी ने भी बेस रखा होगा। आप भूल के भी उन दोनों को एक साथ ना पढ़ें। एक बुक को बेस रखें, उसी को बार बार रिवाइज करें, उसी को रिवाइज करें। आप बिल्कुल इस संशय में रहे ही ना कि अगर मैं दृष्टि पढ़ रही हूँ तो गोविंद पांडे से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर गोविंद पांडे पढ़ रही हूँ तो दृष्टि से क्वेश्चन आ जाएगा। जो बुक आपने सेलेक्ट कर चुके हैं, जो आपने बिल्कुल आपसे जिसका इंटरेक्शन हो गया है ठीक से पहले, आप उसी को पढ़ें लगातार। और मेरा जो मैंने जिस स्तर से तैयारी की थी, मेरा जैसे जो साथी है हमारे जो आएंगे इस साल जेएनयू, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था। तो जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो ज्यादा जल्दी कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट को बहुत नए तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा रुचि आएगी, बहुत ज्यादा रुचि आएगी। अगर आप बीए में हिंदी नहीं है तो आप उसको ज्यादा रुचि से पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके लिए नया सब्जेक्ट है। अगर आप बीएससी ग्रेजुएट है तो आप बहुत टेक्निकल लेवल पे ले जाके पढ़ेंगे। जैसे मैंने अपनी तैयारी को 3 स्तर में बांट दिया था। पहला, मैं उन तथ्य स्तर पर जो मेरा एक बेस बुक था उसको रिवाइज करना। दूसरा, सब्जेक्ट क्या है, साहित्य क्या है, उसकी जो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सब एक समझ हर काल के प्रति, हर कवि के प्रति, उसके लिए जो बुक्स है, आलोचनात्मक किताबें हैं जो शुक्ल जी की हैं। ज्यादा किताबों का नाम मैं नहीं लूंगी जो मैंने पढ़ी है, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है। आप अगर उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आप उस विषय पे पूछेंगे किताबों पे, तो मैं आपको बता दूंगी। पर 2 स्तर पे, एक तथ्यात्मक किताबें, एक जो अवधारणात्मक आपकी समझ बनाने के लिए है, और तीसरा सबसे जरूरी था वो जो टेस्ट। टेस्ट में मैंने सबसे शुरू में गलती की थी कि मैंने ये सोचा था कि मैं सबसे लास्ट में टेस्ट दूंगी सब कुछ कंप्लीट करने के बाद। पर आप मानिए, इस पूरी प्रिपरेशन का मूल आधार ही टेस्ट है। आपको टेस्ट तब नहीं देना है जब आप ये सोच ले कि मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। आप टेस्ट इसलिए दीजिए कि आपको पता लगे कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। मैंने मतलब हर टेस्ट में अपने वीक पॉइंट्स का एक नोट्स बना लिया था कि मैं कहाँ बार बार गलती कर रही हूँ, और उसी पे बार बार फोकस करना हो रहा था। तो आप अपनी तैयारी को बहुत टेक्निकल, बहुत प्लानिंग से डिवाइड करते हुए चलिए। और जैसा कि शुभम ने बोला कि टाइम मैनेजमेंट जो घर पे काम करते हुए, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, मैं उसको अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी। पर तैयारी में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। आप जो पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। ज्यादा बुक्स मत पढ़िए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल उस पर कमांड बनाइए। कथन हो उसके लिए, या फिर किसी भी चीज को आप जो पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखिए कि ये मटेरियल सफिशिएंट है। और उसके बाद टेस्ट पे आप इतना फोकस करिए कि टेस्ट जो हेमंत सर की टेस्ट सीरीज है, आप मानिए अगर आप उसी को बहुत बार अच्छे से ईमानदारी से देके, और देना ही टेस्ट देना ही खत्म नहीं हो जाता। आप जैसे ही टेस्ट दें उस पर अपने आप को एवेल्यूएट करें कि आप में गलती कहाँ कर रहे हैं, और पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में क्या सुधार। टेस्ट का मतलब तब निकलेगा अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ही पूरी ईमानदारी से सॉल्व कर लें और अपना व्यक्तिगत मूल्यांकन कर लें कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तैयारी का 50% से ज्यादा हो जाएगा। तो आप अध्ययन के स्तर पर मैं जितना बता सकती हूँ वो, और अगर आप कुछ विशेष पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और मानसिक स्तर पर मैं बोलूंगी कि कोई सा भी एग्जाम हो, वो आप पढ़ रहे हो वो सब है, लेकिन आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड होता है। आपने अगर वो होता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप मानसिक स्तर पर तैयार नहीं है तो आप, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो अभी डीयू में सेलेक्ट हुए हैं या फिर ट्रांसलेशन में सेलेक्ट हुए हैं, तो जिनको मैं जानती हूँ। तो उनका ऐसा था कि मेहनत उन्होंने भी बहुत की थी, सबने की थी, बहुत बहुत मेहनत की थी। और सबका माइंडसेट भी कहीं कहीं सब सकारात्मक था। पर आप जो क्या कर सकते हैं सेलेक्ट होने और नहीं होने के बीच में, वो आपका माइंडसेट है। क्योंकि जो जेएनयू में सीट्स लिमिटेड है, 39 सीट्स है, वो आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकती है और डिमोटिवेशन भी हो सकती है साथ में ही।
क्योंकि जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप सोचेंगे कि यार सिर्फ 39 सीट्स है, 40 बच्चे पढ़ रहे होंगे, मैं नहीं पढ़ रही हूँ या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो जो 40 सेलेक्ट होने वाले हैं वो पढ़ रहे होंगे इस टाइम पे। और जब अगर आपको ज्यादा ही आ गया दिमाग में कि यार सिर्फ 39 तो है, मेरा क्या ही हो जाएगा, तो ये डिमोटिवेशन भी बन सकता है। तो आप मानसिक स्तर पर सिर्फ एक फॉर्मूला अपनाएं कि सिर्फ खुद से कंपटीशन करें। बिल्कुल मत देखिए कि 39 सीट्स है या फिर 40 है, कितनी भी सीट्स है, आप बस इतना रखिए कि मुझे एक ही चाहिए, और बस खुद से कंपटीशन करेंगे तो आप उन 40 लोगों से कंपटीशन कर पाएंगे, सॉरी जितने भी लोग हैं उनसे कंपटीशन कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपने खुद से कंपटीशन नहीं किया तो आप किसी से भी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। और व्यक्तिगत स्तर पर जो है कि देखिए, कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी 2-3 महीने 4 महीने में तैयारी कर रहे होंगे, और ऐसा तो है नहीं कि आप जिस टाइम पे तैयारी कर रहे हो उस टाइम पे आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत शांत और एकदम आपके अनुरूप ही चले। तो आपके व्यक्तिगत जीवन में दैनिक रूप से भी कुछ होता रहेगा, कुछ बड़ा भी होता रहेगा, उसको आप थोड़ी टाइम के लिए नेग्लेक्ट करें और अपनी तैयारी पे ध्यान दें। जैसे कि शुभम ने बोला कि काम करते हुए मैनेज, तो आप दिन भर ना भी पढ़ें तो आप जितना समय पढ़ें आप उतने समय में बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ें। आपको 24 घंटे भी नहीं पढ़ना है, आपको 14-14, 16-16 घंटे कुछ लोग पढ़ लेते हैं, पर इतना भी नहीं पढ़ना है। लेकिन आप जितना टाइम पढ़ रहे हैं आप उतना टाइम बिल्कुल इस्तेमाल करें, और जिस टाइम पे अगर आप काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, मेहनत वाला कुछ काम है या फिर खाना बनाना है या फिर जो भी है, तो आप अपनी, जैसे सोनल करती थी, आप अपनी ही कथन हो गए या फिर पंक्तियां हो गई, उनको रिकॉर्ड कर लीजिए, सुन लीजिए, या फिर किसी दोस्त को अपनी बुक्स की फोटो भेज दीजिए, उससे बोलिए कि वो पूछे आपसे कुछ कथन फोन पे बात करते हुए, इस तरीके से। तो आपको टाइम यूटिलाइज करना है, और बिल्कुल पैनिक इसलिए नहीं करना है कि मैं, कुछ लोग 12 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं 8 घंटे ही पढ़ पा रही हूँ। आप 8 घंटे में भी अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप 12 वाले से ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो बस सकारात्मक रहें, आपने जैसे ही कुछ नेगेटिव सोचा वो नहीं भी होता होगा तो भी हो जाएगा। आप बिल्कुल नेगेटिव ना हो, सकारात्मक रहे बिल्कुल भी, और फिर उसके बाद आप जो भी स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे बिल्कुल स्वागत है। तो बाकी अंजलि और मोती का स्वागत है। तनु बहुत बहुत धन्यवाद तनु। आपने मतलब कि जो आपकी चर्चा जो आपने अभी तक बताया कि कुल मिला के आपको सकारात्मक बने रहना है, और आपको अपनी जो पढ़ाई है उसके दृष्टिकोण बदलने हैं, पढ़ने की पोजीशंस बदलिए, क्योंकि कभी इंसान का दिमाग थकता नहीं, वो भ्रम होता है। सिर्फ उसको एक चीज को करते रहने से उसका दिमाग उससे बोर होता है। यदि आप उसमें तरीका बदल देंगे तो आप फिर से नई एनर्जी के साथ आपका दिमाग वर्क करने लगेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब आप ऊब जाएं किसी चीज को करते हुए तो उसका तरीका बदल दें। आप रिकॉर्डिंग करके सुने, या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, किसी को कह दें कि आप मुझसे ये मैंने पढ़ा पूछिए, या आप कहीं उसको लिखने लगें। अदर जब आपका पढ़ने मन न लगे तो अन्य ऑप्शंस आप अपना सकते हैं। कहीं यूट्यूब से आज बहुत सारे वीडियोज होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रश्न कराए जाते हैं, उनको कर लीजिए। कभी आप टेस्ट सीरीज चालू कीजिए, बहुत से ऑप्शन हैं आप लोगों के पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद तनु। अब मोती सिंह जी, आप आमंत्रित हैं। क्या आप अपना ऑडियो ऑन कर पा रहे हैं? मैं तो मतलब आपका क्रम चेंज किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने आपको अपने स्थान पे पहुंचा दिया, लेकिन आपसे भी पहले अंजलि का स्थान है। तो अंजलि, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। अंजलि, आपने अपना स्नातक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया। अंजलि, मतलब ऐसा क्या आपको लगा कि आपने, मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो अपने आप में बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, बहुत मतलब मैं उस विश्वविद्यालय में गया, मुझे बहुत अच्छा वहाँ का परिवेश लगता है, आप वहाँ से छोड़कर यहाँ क्यों आई? सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिए, और आपके यात्रा का जो अनुभव रहा वो किस तरीके से रहा, कोई विशेष पल रहा हो तो वो भी आप साझा करें, और किस तरीके से, मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो एक नया प्रतिभा जो इस समय तैयारी करें वो भी बताएं। अंजलि, आप आमंत्रित हैं। नमस्कार, धन्यवाद शुभम इस प्लेटफॉर्म को शेयर करने देने के लिए। सबसे पहले आपका जो सवाल था कि बीएचयू इतना अच्छा है तो उसे छोड़कर यहाँ आने का क्या डिसीजन था। तो जितने भी मेरे अनुसार जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सबका पहला चॉइस जेएनयू ही होगा। अब बीएचयू अच्छा है वो तो है ही, सेकेंड ऑप्शन तो बीएचयू ही रहता, लेकिन एक था कि दिल्ली जाना है और एक था कि इतने कम पैसे में, इतने कम खर्च में, इतने अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका जेएनयू ही दे सकता है, और जेएनयू में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है ऐसा सुना था, और है भी ऐसा यहाँ आकर लगा। और बीएचयू तो अच्छा है ही दोनों अलग है। तो था कि ग्रेजुएशन अगर बीएचयू से कर लिया है तो
पोस्ट ग्रेजुएशन जेएनयू से किया जाए, तो एक ये रीजन था। और रही बात तैयारी की, तो कुछ विशेष पल तो नहीं। जैसे अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी यही रहा होगा कि एक ही 2 बुक सब प्रीफर करते हैं, मतलब कोई थोड़ा एक तो ज्यादा पढ़ता है, कोई कम। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक है वो विश्वनाथ त्रिपाठी, बहुत लोग वो नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन जिनका बैकग्राउंड ना रहा हो, अगर उन्हें शुरू करना हो तो यहाँ से शुरू किया जा सकता है। और बहुत लोगों को डर लग रहा होगा लाइक कि अभी 2 महीने ही बचे हैं, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं भी इसी में थी कि 2 महीने में, उसके पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा था इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 महीने में भी किया जा सकता है पढ़ के, अगर अच्छे से टाइम दिया जाए, टाइम मैनेजमेंट किया जाए तो हो सकता है। तो शुरुआत तो विश्वनाथ त्रिपाठी से किया जा सकता है। और शुक्ल जी तो कंसेप्ट देने के लिए, और तथ्यात्मक के लिए तो दृष्टि और गोविंद पांडे में, दोनों में कोई एक। उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि दृष्टि पढ़ा जाए या फिर सरस्वती पांडे पढ़ा जाए। अगर कोई सरस्वती पांडे पढ़ रहा हो तो लगेगा कि अरे उसमें कुछ ज्यादा तो नहीं दिया है, तनु ने बता ही दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने दृष्टि प्रेफर किया था। सरस्वती पांडे भी सही है, बढ़िया है, लेकिन जहां तक मुझे पता है दृष्टि में कुछ सन गलत दिए हुए हैं, तो उसके लिए सन के लिए फैक्चुअल के लिए हम पांडे देख सकते हैं। ऐसा वो भी हमें पता नहीं था। हमने लास्ट टाइम डिस्कशन करना शुरू किया, लाइक कि एक टॉपिक ले लो और पढ़ लो, जब रिवीजन करने का वक्त आया तो हम डिस्कशन पे आए। जैसे आदिकाल हुआ तो आज आदिकाल बहुत लोग 10-12 लोग मिलकर आज डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे। और ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें याद है या नहीं है, और अगर पूछ रहे हैं तो सामने वाला बता रहा है तो सुनकर ज्यादा माइंड में आता है कि हाँ ये सही है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़े रहते हैं, पढ़े हुए होते हैं, लेकिन लगता है हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में हम याद होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर याद आ जाएगा कि हम पढ़े हैं तो आ ही जाएगा ऐसा। और प्रीवियस ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर देखने पे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन आके पूछता कहाँ से है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, और इससे हमें बहुत आइडिया मिलता है कि कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर कोई शुरुआत में अगर शुक्ल जी पढ़ेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या ही पढ़े क्या ही छोड़े, हर एक लाइन तो इम्पोर्टेंट ही है। जैसे रीति काल, हर कवि के बारे में तो वही कह रहे हैं, या फिर सारे कवि के बारे में तो एक ही बात कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बार रिवीजन करना और तुलनात्मक अध्ययन करना, कि चिंतामणि के बारे में उन्होंने क्या कहा और केशव के बारे में क्या कहा, ऐसा करके। और हेमंत भैया की टेस्ट सीरीज, उसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, और उनके टेस्ट सीरीज से तो बहुत बच्चे आए हैं हमारे बैच में इस बार। और अधिकतर ऐसा होता था ना कि जैसे कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भैया का टेस्ट सीरीज आया तो अरे जब पढ़ लूंगी तो दूंगी, लेकिन एट लास्ट टाइम इतना बर्डन हो जाता है कि नहीं अब कैसे दूं, ये टेस्ट सीरीज दूं या क्या दूं। और टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आने पे तो बहुत लोग, मैं खुद टेंशन में कि लाइक इतना कम आ रहे हैं, बहुत लोग के तो 97 आ रहे हैं, मेरे तो 90 अब तो कभी आए नहीं, मेरे तो इससे ज्यादा आ नहीं रहे हैं। तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, मतलब मैटर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें इस बात को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो अगली बार वो गलत ना हो। तो जैसे कि उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, खाली टाइम में देख लें, ऐसा कुछ भी। और सबसे फिर डर लगता है, डर तो लगे, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि डर लगना ऑब्वियस है। अगर डर ना लगे तो ये एब नॉर्मल है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की और हमें डर नहीं लग रही है। तो बस डर को हावी नहीं होने देना है खुद पे, कि डर के कारण मैं पढ़ नहीं पाऊं। उस डर के कारण अगर आप पढ़ रहे हो तो वो डर अच्छा है, ताकि आप पढ़ लो। और मैं बस यही बोलना चाहूंगी। और ये बात सबसे ज्यादा रोल होता है ना वो एग्जामिनेशन के 2 घंटे का। उस 2 घंटे में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जहाँ रहा, पढ़े तो सब होते हैं जो एग्जाम में जाते हैं और जिनका भी सपना रहता है कि हम जेएनयू में आए, वो लास्ट तक पढ़ ही लेते हैं और अच्छा सब कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो वो 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उस 2 घंटे में प्रेजेंस ऑफ माइंड ही सब डिसाइड करता है कि आगे क्या होगा। लाइक बहुत क्वेश्चन अच्छे से हम नहीं पढ़ पाते हैं। मैंने खुद ऐसा किया है कि पूरा अच्छे से नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ा सही टिक किया, उसके बाद पढ़ के गलत करके आ गई। तो वैसा नहीं, तो बस यही और कुछ नहीं। बाकी लोग तो और बोले ही हैं, और फिर आपको जो क्वेश्चन पूछना होगा पूछ सकते हैं, तो फिर मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी। थैंक यू। धन्यवाद अंजलि।
अब जो अगले वक्ता हैं मोती सिंह जी, तो अंजलि आपने जैसा एक सलाह और भी दे सकती है, डर की आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पिए। तो मोती सिंह जी आप आमंत्रित हैं। आप जैसा कि मैंने बताया था, आपने अपना स्नातक, हाँ आप आवाज आपका आ रहा है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से आपने स्नातक किया है। और मुझे लगता है कि जो आज प्रतिभागी जुड़े हुए हैं लगातार इंजॉय भी कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, तो लगता है कि हाँ हम सामने सामने हैं। तो आप लोग रिएक्शन देते रहिए, ताली बजाते रहिए और सुनते रहिए, अपने प्रश्न पूछते रहिए चैट बॉक्स के माध्यम से। तो मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाऊं, मोती सिंह जी आप आमंत्रित हैं। आप बताइए कि कुछ विशेष सबसे और पहले तो कार्यक्रम के दौरान पहले कोई मेरी आवाज डिस्टर्बेंस। क्लियर आ हाँ, जब आप मेरी तैयारी कर आवाज रहे थे क्लियर। मोती सिंह, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये सबसे पहले तो हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थोड़ा सा प्रश्न मैं एक और और जोड़ देता हूँ, जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या आपके जीवन में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं था? खासतौर से जो युवा लोग होते हैं, कई बार किसी से प्रेम वगैरह हो जाता है, तो आपके जीवन में भी यदि ऐसा कोई प्रसंग रहा हो तो किस तरीके से मैनेज किया? कोई कई ऐसे प्रतिभागी होंगे कि जिनके साथ ये नहीं समस्याएं नहीं होंगी, तो वो कैसे मैनेज करना? नहीं नहीं साथ में ये बिल्कुल भी आप ऐड करेंगे। नहीं, पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। पहले जी पहले जी इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी बात कर लें हम। जी जी, सबसे कार्यक्रम पहले का तो ये हेमंत भी भैया का हिस्सा बहुत है। बहुत धन्यवाद। जी जी सबसे पहले तो हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमंत भैया खुद मेरे हिसाब से जहाँ तक छात्रों के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर ही लेते हैं, फिर भी हमें मौका दिया इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाद में अब आपको भैया कहें या शुभम जी कहें, क्योंकि आप 3 साल से लगातार जुड़ रहे हैं, तो फिर अब आपको शुभम जी कहें ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है शुभम जी कहें। मेरा मानना बिल्कुल है बिल्कुल। कि शुभम जी, जैसे अगर आप हर वक्ता नए नए वक्ता से जुड़ते हैं हर संडे को, जी तो जी हमारे से आप एक अभ्यर्थी को अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से बता पाते हैं। बाकी आप जो हेमंत भैया के साथ जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो तो एक कह सकते हैं बहुत अच्छी पहल है और विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जेएनयू में अदर विषय में शायद ही ऐसा कोई होगा कार्यक्रम जो करवाते हैं लोग। हेमंत भैया तो कह ही सकते हैं हिंदी साहित्य में उनका तो बहुत योगदान है, विशेषकर जेएनयू विद्यार्थियों और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए। हेमंत भैया अपने आप में एक कह सकते हैं कि लोगों के लिए इतना जो कर रहे हैं वो काफी है, मतलब काफी क्या बहुत ज्यादा है। ये तो बाकी आजकल जो भी हो रहा है जैसे यूट्यूब वगैरह पे, उससे बढ़िया है कि उन्होंने भी एक टेस्ट सीरीज और नियमित शेड्यूल के साथ टेस्ट भेजते हैं और उसी के साथ आपको गाइडेंस भी करते हैं और आपके जितने भी सवाल होते हैं उनका सॉल्व भी करते हैं। अब मैं आता हूँ तैयारी के ऊपर। बाकी मेरा परिचय तो दे ही दिया है शुभम जी ने। तो जी जी तैयारी का जैसे मैं 3 पार्ट में बांटता हूँ तैयारी को। जब मैं कोई भी जैसे अपन सीरियस जब भी तैयारी शुरू करते हैं तो उसको 3 पार्ट में बांट के देखते हैं। पहली बात होती है कि तैयारी शुरू करने से पहले की रणनीति। उसके बाद होता है कि तैयारी करने के दौरान जो भी चुनौती आती है वो। उसके बाद होता है कि एग्जाम हॉल में जब हम परीक्षा देने जाएं तो वहाँ कौन कौन सी चुनौतियां और वहाँ कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। मैं इन 3 टॉपिक के आधार पर बांट कर पहले पहले क्रम से बताऊंगा ताकि ठीक रहेगा, क्लियर भी हो जाएगा। जैसे स्रोत कहे तो स्रोत तो वैसे मेरे हिसाब से बताने में इतना भी नहीं है, क्योंकि लगभग टाइम कम रहा है, तो आपने जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करें। और अन्य जो है कि मोटिवेशन वगैरह डीमोटिवेशन वो तो देखो हर किसी को होता है। अगर किसी को नहीं होता है तो फिर थोड़ी दिक्कत की बात है और डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर 24 घंटे कोई मोटिवेशन रह रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। और जब आप मानते हैं कि तैयारी के दौरान आने वाली चुनौतियां, सबसे पहले है कि लोग ज्यादातर क्वेश्चन आने वो मैंने पहले ले लेता हूँ, ताकि अभ्यर्थी क्यों है कि लास्ट में जाते जाते काफी लोग भाग जाते हैं शायद, या तो उनको भूख लग जाती है क्या है। तो नहीं नहीं, सबसे पहले रिवीजन। आज ऐसा नहीं होगा, आज तो लास्ट तक सब लोग रहेंगे, क्योंकि हाँ, आज इसीलिए मैं चार थोड़ा वक्त ही हंसी ऐसे हैं, मजाक कर कोई रहा हूँ जा नहीं पाए। इसमें, इसीलिए मैं थोड़ी हंसी मजाक कर रहा हूँ ताकि क्या है, कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। सबसे पहले जी हम करते हैं कि रिवीजन की बात। तो रिवीजन को लेकर अगर कहें तो जैसे शुरुआत में तो अपन पढ़ लो पहले बार पहली नजर से आसानी से। उसके बाद रिवीजन की दिक्कत कब आती है, लगभग एग्जाम पास में होता है तब महीने भर के आसपास बड़ी दिक्कत आती है। हर कोई कहता है कि रिवीजन कैसे करें। मैं भी आपकी जगह ही था, मतलब जैसे इन जो अभ्यर्थी जुड़े हैं उनकी जगह हाथ रेस्ट करते थे वगैरह, कभी टाइम मिलता था कभी मिलता ही नहीं था। लेकिन अभी आज यहाँ है तो गर्व की अनुभूति हो रही है और एक दिन आप भी यहीं होंगे। तो रिवीजन को मैंने 40 पार्ट में बांट रखा था पूरी दृष्टि को। क्या होता है कि जैसे अपन है ना, जैसे पहले आदिकाल पढ़ लिया, फिर रीतिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, इस क्रम से पढ़ते हैं। मुझे सजेशन दिया था किसी टॉपर्स ने ड्यू के, उन्होंने कि ऐसे नहीं है, मतलब कि आप ऐसे पढ़िए कि जैसे
पहले आदिकाल को पढ़िए, फिर रीतिकाल को 2 भागों में मैंने बांट लिया था, फिर आधुनिक काल को 5-6 भागों में बांट लिया था। जैसे द्वितीय युग पढ़ लिया, फिर एक दिन आदिकाल पढ़ लिया, फिर रीतिकाल। उससे क्या है कि एक दिन उपन्यास पढ़ लिया, एक उपन्यास का छोटा भाग, प्रेमचंद युगीन उपन्यास। उससे क्या है कि आपकी जो तैयारी है ना वो एक मतलब क्रम में बनी रहेगी, प्लस आप मतलब कहते हैं उनका जैसे उपन्यास भूल गए, आदिकाल भूल गए, रीतिकाल भूल गए, तो वो बना रहेगा। क्योंकि नहीं तो क्या ना ज्यादातर ये होता है कि हम पहले आदिकाल पढ़ लेते हैं, फिर रीतिकाल, फिर बोरिंग लगते हैं कि यार के क्या है, थक गए, सुबह सुबह बैठे हैं, सुबह आदिकाल, परसों पढ़ा था वापस शुरू हो गया आदिकाल में, तो वो थोड़ा रहती है। तो इसके लिए आप रिवीजन अगर 40 पार्टों में बांट रखेंगे अपने दृष्टि को, या फिर जो भी आपके अगर रिवीजन करने की और कोई अच्छी पद्धति हो तो ठीक रहेगा। मेरे हिसाब से 40 पार्ट में मैंने बांट के इस तरह किया था। उसके बाद आता है कथन कारण के क्वेश्चन। अगर आपको अगर कोई जेएनयू लेके आएगा ना तो वो कथन कारण के क्वेश्चन है। क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी एग्जाम देखे ना तो जो भी अगर कोई अभ्यर्थी तैयारी करता है तो 80% के आसपास लगभग हर कोई क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएगा जेएनयू सीयूटी के दौरान। आपको 10 क्वेश्चन वही होंगे जो आपको जेएनयू लाएंगे। चाहे आप 2019 का पेपर देख लीजिए जेएनयू का, 2020 का देख लीजिए, शायद 2021 का देख लीजिए, और शायद 2022 का भी देख लीजिए। इन 4 पेपर में जब मैंने एनालिसिस किए तो मुझे एक बात सामने आई कि जो कथन कारण के क्वेश्चन है ना उसी के आधार पर आप जेएनयू आ सकते हैं। मतलब क्योंकि बाकी वो कथन लगभग सभी सही करते हैं, जो भी होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, जो भी ऑप्शन वगैरह आते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर, वो तो कथन कारण में ये है कि कथन कारण के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 7-8 क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा कि कहाँ से उठाए गए हैं, ना आपने कभी उन्हें देखा होगा, ना टेस्ट सीरीज में कभी सॉल्व किया होगा, बहुत कम होंगे ऐसे क्वेश्चन। उनके लिए आप है ना गेसिंग पावर डेवलप करिए, क्योंकि गेसिंग पावर, गेस पावर होता है ना, वही आपको यहाँ ले आएगा। जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपने टेस्ट में कहीं देखा कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, तुक्का मार के निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, उस क्वेश्चन को डीपली समझना है कि मान लो ए हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो मान लो ए बी काट लिया, फिर सी डी को देखना है, उस हिसाब से गेसिंग करके। मतलब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है, उसको पहले उसी पे मेहनत करनी है, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही होंगे जो आपको जेएनयू ले आएंगे। बाकी नॉर्मल अगर आपने सरल क्वेश्चन गलत किए तो बाहर तो आप सीधे होने ही है। ये होगी, मतलब 2 हो गई ये पार्ट तैयारी की। और तैयारी में जो बाकी तो अपने हिसाब से सबकी रणनीति अलग होती है, क्योंकि कोई, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई रामबाण, लेकिन फिर भी जहां तक मैंने जो किया है उस हिसाब से मैं बता दूंगा। बाकी स्ट्रेटजी तो सबकी अलग ही होती है। बुक शायद वही लोग पढ़ते हैं, सब कोई सरस्वती पांडे पढ़ता है, कोई दृष्टि पढ़ता है। और मैंने तो रिवीजन का एक और बात कहे तो किसी भी बुक को जो भी पढ़ते हो उसको बार बार रिवीजन करो। मैंने मेरे दृष्टि की बुक के ऊपर एक लाइन लिख दी थी कि बुक को इतनी बार पढ़ लेना है कि जब तक दृष्टि की बुक ये ना कह दे कि मुझे छोड़ दे अब भाई, अब क्या मेरे में रखा है यार, पीछे मेरे फट जाए, उस तरह से पढ़ लेना है किताब को, इतना रिवीजन कर लेना है, क्योंकि रिवीजन ही होगा जो आपको यहाँ लेके आएगा। क्योंकि आप जैसे अदर अलग अलग बुक्स पढ़ोगे तो वो इतना मैटर नहीं करता, उससे ज्यादा कि एक ही बुक्स को बार बार पढ़े। अब हम आते हैं परीक्षा हॉल में। जब मैंने टेस्ट वगैरह देता था, और टेस्ट वगैरह में कभी नंबर वगैरह भी कम आते हैं, तो उससे डिमोटिवेशन होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग सभी के साथ ही होता है। शुभम जी, क्या मेरी वॉइस थोड़ी फास्ट तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे क्षेत्र से कुछ ऐसा हो तो यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत क्लियर नहीं है, बेहतर कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हाँ, तो आप लोग एक तो है ना, ठीक है बोलिए, एक तो है ना सरल क्वेश्चन गलत करके मत आना। नॉर्मली अगर जो कोई भी अगर सरल क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं आप, मान लो आदिकाल से कोई नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, कबीर की कोई रचना पूछ ली, अब आप गलत करके आ गए तो आप सीधे बाहर हो गए। मतलब यहाँ एक क्वेश्चन गला काट प्रतियोगिता है, अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया आप जेएनयू से बाहर हो जाओगे। इसी तरह आप टेस्ट भी दें तो टेस्ट में सरल क्वेश्चन गलत करने की, गलत न हो, इससे पूरा ध्यान रखें। उसके बाद है कि कथन कारण में भी वो गैस और आपको अपनाना है। उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करनी है, और प्रैक्टिस उसी तरह करनी जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। तीसरी बात है कि एग्जाम का टाइमिंग लगभग 3 बजे के आसपास भी रहता है, तो फिर क्या है, काफी लोग प्रेमी प्रकृति के होते हैं, चाय के पीने, तो वो चाय पीने भी चले जाते हैं। तो उससे क्या है कि अब एग्जाम के टाइम अगर मान लो आपका 3 बजे एग्जाम है, तो आप 2:30 बजे 2 बजे वहाँ सेंटर पे पहुंचते हो, कभी चाय नहीं पीते हो, या फिर आप मान लो किसी की नींद लेने का समय होता है, तो माइंड एक्टिव नहीं रहता है। तो उस हिसाब से जैसे मैंने ये कर दिया था कि एग्जाम से 10 दिन पहले मेरे 3 बजे के आसपास सोने होने का टाइमिंग था लाइब्रेरी में, तो मैं 3 बजे ही मैंने मतलब टेस्ट लेके बैठ जाता लैपटॉप पे, और मैं टेस्ट देना शुरू कर देता 3:01 पे, और 4 बजे तक पूरे 1 घंटे में टेस्ट सॉल्व करता था। उससे क्या है कि आपका 10 दिन अगर ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड उस लेवल में आ जाएगा कि एग्जाम के दौरान आपको वो चुनौतियां नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर कभी मान लो सर दर्द हो गया, बाकी वहाँ घबराना नहीं है। पहली बात है वहाँ जाके मतलब जैसे जाते हैं तो कभी कोई यहाँ कोई अधिकारी वगैरह थोड़ा ठीक व्यवहार नहीं करता, तो अपन थोड़ा गुस्सा वुस्सा हो जाता है, तो वो नहीं होना है। उससे क्या है कि अपना नुकसान अपना ही होना है अंततः, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। और एक बात मैं कहूंगा जरूर, टेलीग्राम के क्विज के बारे में। टेलीग्राम के जब हम क्विज देते हैं या फिर हेमंत भैया के टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं,
तो हम क्या है कि टिक लगा के चलते जाते हैं, ऊपर से पहला क्वेश्चन है उसको कर दिया, दूसरा, तो उसमें क्या है कि अपन जल्दी कर लेते भाई 30 मिनट में टेस्ट सॉल्व हो गया। तो उसमें कभी क्या होता है कि अपन ध्यान नहीं देते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं सही, कभी तुक्के लग जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को एक बार देखना है पूरा, कि मान लो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, गलत हुआ तो कहाँ हुआ है, फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी का जो कमजोर पार्ट है उसे बाहर निकालना है, उसको ऊपर काम करना है, क्योंकि काम तो उसी के ऊपर करना है ना जो कमजोर है। जैसे मैंने काफी ऐसे टॉपिक बांट लिए थे, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो मैंने उसमें देख लिया था, अगर इससे अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं शायद बाहर हो जाऊंगा जेएनयू से नॉर्मली, क्योंकि वो नॉर्मली हर किसी का सही होता है। अब मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे भारत तेंदुलकर इस बार पूछा था, तो वो नॉर्मली सब लगा गया था, सबका गलत हुआ इस तरह से। और टेलीग्राम के क्विज में तेजी से नहीं लगाना है, आराम से टेस्ट सॉल्व करने, ताकि क्या है कि आपकी जो करने की जो प्रवृत्ति है उसी अनुसार बनी रहे। अगर कोई जेएनयू करना चाहता है, मतलब सिर्फ जेएनयू ही, तो 75 ही अटेम्प्ट करे, उसके बाद बी पार्ट करे। जैसे मैंने सिर्फ 75 ही किए थे, क्योंकि मुझे जेएनयू आना था और सेकंड ऑप्शन मेरा डीयू था। तो मुझे ये लगा, मैंने कहा बीएचयू वगैरह वैसे मेरा होना था नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में था नहीं हिंदी, तो मैंने कहा डीयू चले जाएंगे। लेकिन अब तो डीयू भी हो गया है, शायद साथ में मर्ज हो गया है, तो फिर अगर आपको सेकंड पेपर भी देखना होगा तो उस हिसाब से देख ले। पहले फर्स्ट पेपर, अरे पहले जो डोमिनेशन पेपर है उसी को आप देखें, उसी पे पूरा ध्यान दें। उसके बाद एक और मैं कहूँगा कि सीयूईटी का पैटर्न, जैसे मैंने 19 का पेपर देखा, फिर 20 का पेपर देखा, मैंने 2 पेपर देखे। जब कोई भी एग्जाम होता है शुरुआत में, तो शुरुआत में एग्जाम सरल होता है, नॉर्मल थोड़ा सरल रहता है पैटर्न, कभी कभी टफ हो जाता है, बाकी पहले सरल रहता है। लेकिन जैसे 19 में क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे एक कालक्रम थे, एक मान लो कबीर को पूछ लिया, फिर पूछ लिया निराला को पूछ लिया, फिर सायावासी किसी को पूछ लिया, इस तरह से पूछे गए थे। लेकिन जब 20 में पैटर्न वही आया, तो उसमें सेंस ये था कि सायावाद के 4 कवि ले लिए, उनके क्रम जमाओ। तो आपको उस दृष्टि से भी देखना है, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज होने की संभावना है, थोड़ा बहुत, उस हिसाब से आप देख लीजिए। बाकी अगर थोड़ा ये है कि जो पढ़ने से ज्यादा ये मैटर करता है कि आप क्या पढ़ते हैं और कितना पढ़ते हैं। दूसरी बात है कि पढ़ने से ज्यादा ये भी है कि आप कितना छोड़ना है, वो भी जरूरी है, क्योंकि जैसे उपन्यास वगैरह इतने लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से देख लीजिए कि कौन कौन से, जैसे वहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो मैंने क्या किया था इनके देखने के लिए, एक तो यूजीसी नेट में जो सिलेबस में जो लगे हुए हैं कवि, उनकी रचनाओं को नहीं पढ़ना है, उन कवि को देखना है कि वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, मोस्ट कवि वहां आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात है कि 21, 22, 19 और 22 इनके जो भी पेपर है ना ऑल्ट, उनमें जो ऑप्शन आ रखे हैं, जैसे एक क्वेश्चन का ऑप्शन है भाई के ये किसकी रचना है, उसके नीचे 4 कवि दे रखे हैं, तो उनको मैंने नोट कर लिया था। तो मुझे लगा कि मोस्ट कवि शायद ऑप्शन से आ जाते हैं, वापस उन ऑप्शन के जो कवि होते हैं उनकी रचना आती है, मतलब मोस्ट ज्यादातर, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करने की जहाँ भी होगा मैं संतुष्टि से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोती सिंह जी, आपने बहुत अच्छा से विश्लेषण किया है, हर एक पार्ट को लिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 3 साल से कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो बार बार एक मूल मंत्र निकल के आता है, रिवीजन। लेकिन हमें कहीं ना कहीं कोई मशीन नहीं है, एक इंसानी दिमाग। तो कई बार हमारी जो इंसानी दिमाग की चाहत होती है हमेशा नया पाने की, नया पढ़ने की। कई बार जब हम पुराना रिवीजन के लिए जाते हैं तो रिवीजन के लिए मन नहीं चलता, लगता है और क्या नया पढ़ें। तो मुझे लगता है कि आप लोगों से साथ ऐसा हुआ होगा, जिसके साथ भी हुआ हो, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से प्रतिभागी होंगे कि नया पढ़ लेते होंगे, लेकिन जैसे ही रिवीजन की बात आती होगी तो रिवीजन ना गए कुछ और नया पढ़ने लगते होंगे। किस तरीके से इसको मैनेज करना चाहिए, क्या कोई दृष्टिकोण बदलना चाहिए पढ़ने का? तो मुझे लगता जो भी आप का ये हिस्सा रहा हो, ऐसा आप फील करते रहे हो, वो वक्त है इसका जवाब दें। कोई भी आप दे सकते हैं। शुभम, मैं इसमें बताना चाहूंगी रिवीजन में, जैसे कि किसी ने बताया, मुझसे किसी ने बोला था कि रिवीजन इतना करना कि वो बुक है जो वो फट जाए। तो मेरी बुक फट चुकी थी, मैंने उसको 2 भागों में बाइंडिंग करवाई, जो कि अब बिल्कुल बची नहीं है दृष्टि। तो रिवीजन देखिए, बोरियत तो रिवीजन से होगी, आप मान के चलिए, लेकिन रिवीजन एक ट्रिक से अगर आप करें तो मतलब जितनी भी स्टडीज में ऐसा बताया जाता है कि आदमी अपने दिमाग में एक दिन ही इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकता है, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वो 2-3 दिन में बिल्कुल लगातार इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से ऑटोमेटिक जाने लगेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने एक चीज आज पढ़ी और अगर आप उसको 5-6 दिन या 7 दिन बाद करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी याद की आपकी। तो मैंने जो पर्सनली रिवीजन का तरीका अपनाया था वो ये था
कि 4 बार रिवीजन एक ही चीज का। जैसे कि अगर मैंने आज आदिकाल पढ़ा है तो मैं जितने भी पेज मैंने पढ़े हैं, एक थोड़ा सा ऐसा बल्कि लग सकता है आपको और बहुत ज्यादा टेक्निकल, बट एक बार 2 बार फॉलो करोगे तो आपको सही लगेगा, फायदे देगा। जैसे कि आपने अगर आदिकाल पढ़ा है, 4 पेजेस भी आपने पढ़े हैं, शुरुआत कर रहे हैं या फिर ये, उसको तुरंत ही एक बार और पढ़े। ये आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया। एक बार पहली बार तुरंत, दूसरी बार ये आपका सेकंड रिवीजन हो गया। अगले दिन तुरंत, जैसे आज मैंने पढ़ा है तो अगले दिन तुरंत आपने जो कल पढ़ा है उसको तुरंत पढ़िए। नया पढ़ने की बजाय जो पुराना पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। ये तीसरी बार रिवीजन हो गया। और चौथी बार रिवीजन आप आपकी डायरी में कहीं पे भी लिख लीजिए कि मैंने मंडे को ये टॉपिक पढ़ा था, तो मुझे संडे को उसको रिवाइज करना ही है, या फिर संडे में बोल रही हूँ, छठवें दिन, सातवें दिन, कोई सा भी दिन हो आपका। तो ये रिवीजन की स्ट्रेटेजी मैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में फॉलो करती हूँ अभी तक। तो मैंने ये देखा है कि आप अगर किसी चीज को 4 बार पढ़ रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, जैसे पढ़ते हैं वैसे ही, बोरियत के बिना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप फिर कभी भी रिवाइज करोगे तो आपको ज्यादा याद रहेंगी। क्योंकि आप अगर आज एक चीज पढ़ रहे हैं तो और दूसरे दिन अगर नई चीज के लिए भाग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना तो आप नया कर पाएंगे ना पुराना कर पाएंगे। जो आज पढ़ा है उसको कल रिवाइज करना ही है। तो कितनी ही बोरियत हो, ये ऐसा है कि एक वैक्सीन है, अगर आपने ये रिवीजन का टीका नहीं लगाया तो आप, मुझे नहीं लगता, सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे फैक्ट ही फैक्ट इतने हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन, मैं इवन टेस्ट, जो लास्ट टेस्ट मैंने दिया था उसमें भी मैं नॉर्मल जो क्वेश्चन मुझे पता था वो गलत कर रही थी। और जैसे कि मोती ने बताया, मैं एक चीज और ऐड करूंगी एग्जाम हॉल का। एग्जाम हॉल में आपको सच में भी, एग्जाम हॉल मैंने आपको प्रैक्टिकल में आपको एग्जांपल बताती हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लगेगा। जैसे कि 5 सितंबर को शायद, या फिर मैं अगर गलत हूँ तो सही करना, सीयूटी का एग्जाम था शायद, शायद। तो 5 सितंबर के बाद शायद 1 महीने के बाद डीयू का एग्जाम था, जो कि डीयू का एग्जाम के फॉर्म सीयूईटी से पहले भरा चुके थे। तो मैंने इस सोच के डीयू का फॉर्म भर दिया था कि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं एग्जाम देने भी नहीं जा रही थी। 5 तारीख को मैंने जो एग्जाम दिया था उसके बाद मैंने सारी किताबें ऐसी रखी थी कि उनको हाथ भी नहीं लगाया था। मतलब छोड़ दिया था सब कुछ, साहित्य से एकदम नाता तोड़ के बैठी थी मैं कि अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ठीक था, परफॉर्मेंस वगैरह ठीक था, पर ऐसा लग रहा था कि सबके इतने नंबर आ रहे हैं तो होगा नहीं होगा। फिर ड्यू का एग्जाम में बस एक दोस्त के कहने पे चली गई थी देने ऐसे ही। मैंने 5 तारीख से 1 महीने तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं। और मैं एग्जाम में बस इसलिए आई थी कि मुझे बस ऐसे ही टाइम पास, मतलब टाइम पास तो नहीं बोल सकते हैं, पर बहुत खाली दिमाग से कि यार देखते हैं कितना आता है कितना भूले हैं। आप मानेंगे नहीं, मेरे साथ एक दोस्त था जो जो सीयूईटी भी दिया था, और वो आखिरी टाइम तक पढ़ते पढ़ते जा रहा था। उसके नंबर सीयूईटी में मुझसे शायद 1-2 क्वेश्चन गलत उसके हैं ज्यादा, और उसने मुझसे ज्यादा गलत क्वेश्चन करके आया और मेरी डीयू में 5th रैंक आई। तो मैंने, जबकि 1 महीने से कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि आपके दिमाग में आपने जो आज पढ़ा है वो 2 महीने बाद आपको याद आएगा ही आएगा। आप इसको कॉन्फिडेंस में, इस कॉन्फिडेंस में जरूर रहिए। और एग्जाम हॉल में आपको इतना तो याद, इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में रखना पड़ेगा कि भाई आज की तैयारी नहीं है मेरी, मैंने इतने दिन पहले जो पढ़ा है वो यहाँ पे आउटपुट निकलेगा। तो आप उसी दिन को मत देखिए कि आज ही सब कुछ होना है मेरा। आपका एग्जाम हॉल, अगर आपका एग्जाम वाला दिन अगर 3 घंटे का है ना, तो ये 3 घंटे के एक एक सेकंड जो आपके एक एक दिन निकल रहे हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। आप आज जो पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट आपको एग्जाम वाले दिन मिलेगा। इसलिए हर दिन ये सोच के पढ़े कि आज अगर मैं 8 घंटे पढ़ रही हूँ, मतलब ये मेरे 2 घंटे का 1 सेकंड हो रहा है एग्जाम का। थोड़ा टेक्निकल बन के पढ़िए। आज जो पढ़ रहे हैं आप, वो ही उस एग्जाम के दिन का आउटपुट है। तो आप इसलिए आज अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपको एग्जाम वाले दिन थोड़ी होगी घबराहट, बट ये सोच लीजिए कि मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ा है, आपको घबराहट नहीं होगी। बहुत बहुत तनु धन्यवाद। अब मुझे लगता है थोड़ा सा जो प्रतिभागी जुड़े हैं उनको भी सम्मिलित कर लें और आनंद आएगा। तो बाकी लोगों से जो वक्ता हैं इस प्रश्न पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है उनको भी हिस्सा बना लें। कहीं वो सोच रहे हो ये खुद ही में ही बात किए जा रहे हैं, हमको तो अभी बुला ही नहीं रहे हैं। तो तनु, मैं आगे आपको बोलने का अवसर दूंगा। बाकी भी वक्ता इस प्रश्न पे बोलना चाह रहे हैं, मुझे उनकी शक्ल से ऐसा लग रहा है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आगे अवसर दिया जाएगा। तो पहले हम जो आज के प्रतिभागी हैं उनको भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारी जो परंपरा रही है कि आप लोग हैंड रेज कीजिए और आपको अवसर दिया जाएगा। तो सब लोग, और एक विशेष घोषणा है हेमंत भैया की ओर से, सभी प्रश्न पूछने वाले ध्यान देंगे कि जो आज सबसे अच्छा प्रश्न पूछेगा उसको एप्पल आईफोन 30 दिखाया जाएगा। तो आप सब लोग आमंत्रित हैं। तो
जो आज की हमारे सबसे पहले प्रश्नकर्ता हैं शिखा मिश्रा जी, आपको मैं तहे दिल से आमंत्रित करता हूं, आप अपना प्रश्न पूछिए। और मैं तो अब बीच में थोड़ा-थोड़ा दखलंदाजी आपका हिस्सा बनूँगा। वक्ता आपके हवाले हैं और आप उनके हवाले हैं, आप बात कर सकते हैं। शिखा, आप आमंत्रित हैं और उसके बाद आशीष कुमार आप आमंत्रित हैं। तैयार रहिए। जी, जी धन्यवाद भैया। मेरा सवाल अंजलि दीदी से है कि दीदी जो दृष्टि की बुक है उसमें आपने बताया कि गलतियां हैं कहीं-कहीं, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि गलतियां कहाँ हैं? और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन है कि मतलब जो दृष्टि की बुक में उपन्यास, निबंध, आलोचना ये करके चैप्टर्स हैं, उन सबको कैसे पढ़ा जाए? क्योंकि एक बल्ज में कई सारे रचनाकार दिए हुए हैं, तो पहली बार पढ़ने में तो ऐसा ही लग रहा है कि पूरा ऊपर से जा रहा है। उनको कैसे याद किया जाए? और साथ ही साथ मोती भैया ने बताया कि जैसे कि प्रीवियस ईयर से उपन्यासकारों को छाँट के उन्होंने पढ़ा। तो मैंने बीएचयू और जेएनयू के उपन्यासकारों को लिखा, तो उसमें ही 150 से ऊपर के उपन्यासकार चले गए जो सारे ऑप्शन से आए थे। तो वो तो पूरी बुक के बराबर ही हो गया ऑलमोस्ट। तो ये कैसे पता किया जाए कि कौन से उपन्यासकार या कौन से कहानीकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? धन्यवाद शिखा। सबसे पहले मैं आपका जो क्वेश्चन है कि कैसे पता करें कि दृश्य में कौन कौन सा सन गलत दिया हुआ है, तो सारा सब कुछ गलत नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें ये तब पता चला जब हम डिस्कशन करते थे। कोई होता था जो सरस्वती पांडे से पढ़ के आया होता था और कोई दृष्टि से, तो वहां पे मतभेद हो जाता था, नहीं ये सन है तो नहीं ये ऐसा है। राजेंद्र यादव की एक कहानी है, वो मुझे याद नहीं आ रही है, उसके सन में गड़बड़ी थी, तो वहां से शुरू हुआ। तो फैक्चुअल बस हमने इसी से पता किया कि थोड़ी सी दो तीन जगह है गड़बड़। एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि कहाँ है, क्योंकि उसके बाद मैंने अभी नहीं देखा है फिलहाल कि है कहाँ गलत। और जैसा कि आपने बोला कि ये बात हमें भी समस्या बहुत ज्यादा लगी इसकी, कि जब शुरू करो पढ़ाई तो उपन्यास इतने सारे हैं तो कैसे याद करें, सारा याद करना पड़ेगा क्या। तो फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये बहुत ज्यादा है, इसे याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जैसा कि तनु ने बताया कि रिवीजन, सबका एक कॉमन सॉल्यूशन वही है, रिवीजन। और सब कुछ याद नहीं करना होता है, जितने भी उपन्यास है, जितनी भी कहानियां हैं, सब कुछ तो याद नहीं करना होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट कैसे पता करें। तो बहुत कुछ, तो जैसे कि जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कहानी या फिर इम्पोर्टेंट उपन्यास के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इम्पोर्टेंट लेखक और जो ज्यादा प्रचलित है उनके बारे में। और फिर हम प्रीवियस ईयर से भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर पे डिपेंड तो नहीं रहा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन अलग ही पूछा ही जाता है जो किसी बच्चे से ना हो पाए। एक भले तुक्का लगा के कोई सही कर ले तो उसकी अलग बात है। और फिर जब मैंने ऐसा किया था ना कि बीएचयू या फिर डीयू, उसके ग्रेजुएशन में जो सिलेबस लगी है उसमें जितने भी उपन्यास कहानियां हैं वो उसके जो लेखक हैं वो देख लेना। वो देखने पे ऐसा होता, अधिकतर क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं। बीएचयू में जितनी भी कहानियां लगी हुई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों साल, और डीयू में तो वो थोड़ा बहुत मददगार साबित हो सकता है। और आपका कोई क्वेश्चन? दीदी आप साथ ही साथ बीएचयू से भी रही हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब साथ ही साथ हमारे एग्जाम भी आने वाले हैं सिलेबस के अपने सेमेस्टर के, तो इसी के साथ उसको कैसे टैकल करें? क्योंकि अभी लास्ट सेमेस्टर में आपको भी पता होगा कि हमें नाटक कहानियां पढ़नी है, तो उसके आंसर्स की फ्रेमिंग हमें पहले से खुद ही करनी होगी, एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करनी होगी उसकी भी कि एग्जाम में कैसे लिखें, तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, ये हमें हमारे वक्त इसका फायदा ये हुआ था कि हमारा एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन के वक्त हमें एग्जाम के लिए ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ा था, और हमें सीयूईटी की तैयारी के दौरान भी थोड़ा टाइम मिल गया था, क्योंकि एग्जाम हमारा सितंबर में हुआ था। और आप लोग को तो ये मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले बात, आप क्लास करती होंगी, तो अधिकतर क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में जो आएगा अधिकतर तो वही रहता है। मतलब वो पढ़ के, और आप एग्जामिनेशन, हम यहाँ भी जेएनयू में अधिकतर ऐसा ही होता है कि कल एग्जाम है तो हम 2 दिन पहले पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रही हैं तो ये आप 2-3 दिनों पे ऐसे करके आप ये भी कर सकते हो कि आप डेली 2-3 घंटा दो उसको, जो आपका एग्जाम इधर है, आपका सेमेस्टर एग्जाम। या फिर
आपको तो दोनों आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, एंट्रेंस के लिए अलग और सेमेस्टर एग्जाम के लिए अलग, ये मैनेज करना तो आपको पड़ेगा। दीदी कथन और अभिकथन वाले जो क्वेश्चन है उसकी कहाँ से प्रैक्टिस करें? जैसे सोनल दीदी ने एक बार बताया था कि हमें नेट जेआरएफ की बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो लेकिन उसमें तो काफी लेवल थोड़ा सा अप है, रस और अलग अलग फील्ड से आता है, तो कथन अभिकथन वाले क्वेश्चन के लिए मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे में कथन नहीं है, बहुत कम है, तो दृष्टि में कथन है। तो कथन के लिए हम दृष्टि देख सकते हैं, आधुनिक काल भी जब हम दृष्टि का खोलेंगे, ओपन करेंगे तो उसमें कथन दिया हुआ है, केदारनाथ सिंह ने क्या कहा सबका, तो कथन के लिए अधिकतर क्वेश्चन वहीं से बनेगा। और कथन के लिए सबसे जरूरी है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना, तो वो आपका शुक्ल जी, उसके लिए शुक्ल जी है उनका, जैसे कि आपको जैसे कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, तो सबसे पहले आप देखो लाइक कि जैसे आदिकाल की प्रवृत्तियां, नामकरण, विशेषताएं, ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। अब कौन विद्वान ने, किस विद्वान ने आदिकाल के बारे में क्या बताया, तो वो आपका अगर क्लियर होगा तो कथन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हो, और हेमंत भैया की जो टेस्ट सीरीज है उनसे कर सकते हो। और एक ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है कि यूथ कंपटीशन की नेट जेआरएफ की प्रीवियस ईयर आती है, उसमें हम, अब ऐसा नहीं कि हम सीवीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हम सारा क्वेश्चन करें, लेकिन सीवीटी की लेवल का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, कथन अभिकथन का, वहां से किया जा सकता है। और आपका कोई क्वेश्चन है? वो जो पंक्तियां आती हैं उनको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि आदिकाल की जो पंक्तियां हैं वो तो दिमाग से पूरी ऊपर निकल जाती हैं। तो पंक्तियों के लिए यही है कि आप सबसे पहले कि आप या फिर लिख के याद करो, लेकिन मैंने लिख के याद नहीं किया, 2-3 बार पढ़ो, और यही है कि सामने वाला, जैसे कोई आपका दोस्त है तो एक बार तुम बोल दो, या फिर कोई आप ट्रिक बना लो, लाइक कोई वर्ड है, तो जैसे जो जिन शासन वाला जो है, तो कोई वर्ड है तो उस वर्ड से आप कोरिलेट करो ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, तो आप वो क्वेश्चन आसानी से कर सकोगे, क्योंकि सच में इतनी पंक्तियां हैं और कंफ्यूजन होगा। तो एक तो या फिर कोरिलेट कर सकते हो, और दूसरा कोई कोई इतना बार पूछ लिया जाता है, इतना बार रिवीजन कर लोगे तो माइंड में अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है शिखा, धन्यवाद आपका भी, अंजलि आपका भी धन्यवाद। और जो भी आगे वक्ता प्रश्न पूछेंगे तो ध्यान रहेंगे, प्रश्न आप एक बार में पूछ लीजिए, कि हमें ये भी है कि सबको अवसर देना है, सब लोग क्योंकि हफ्ते भर पढ़ते हैं, सबको प्रश्न पूछना होता है, समय की बाध्यता है, तो थोड़ा सा इसके लिए मुझे खेद भी है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो एक बार में आप अपना प्रश्न पूछिएगा, किससे पूछना है ये भी बताइएगा। तो जैसे कि आशीष, मैंने आपको आमंत्रित किया था, आप प्रश्न पूछिए। कुलदीप, आप तैयार रहेंगे? नमस्कार, मैं आशीष कुमार हूँ सर, और सर मेरा सवाल ये है कि सर ये आधुनिक काल कितना ज्यादा बल्कि है कि आधुनिक काल में ज्यादा दिख, और सर पिछले साल का सीयूटी देख रहा हूँ तो मतलब बहुत ही सरल, और जब में जाता हूँ तो वहाँ ही रह जा रहा है। आपकी आशीष आवाज क्लियर आ नहीं रही। वक्ता, आप इनकी आवाज आप में से कोई सुन पा रहा है क्लियर? प्रश्न समझ गए हैं आप? आवाज क्लियर नहीं है आपकी। हाँ, आवाज आपकी क्लियर नहीं है, या तो आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल दीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं आवाज आती तो फिर आप चैट बॉक्स में प्रश्न डाल दीजिए, वहां से ले लेते हैं। कुलदीप, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पूछ रहे शुभम जी, ये पूछ रहे हैं, अगर आशीष जी अगर मैं सही बोलूं तो वापस आप एंट्री हैं, तो पूछिए आप जी, बोलिए आशीष जी। जी आप प्रश्न बता दीजिए। जी, ये पूछ रहे थे कि आधुनिक काल में इतने रचनाकार है, इतने उपन्यासकार है, इतने नाटककार है, उनको कैसे याद किया जाए। मुझे लग रहा है शायद यही इनका क्वेश्चन था। आशीष जी वो तो अगर आप एंट्रीज कर दीजिए। यही प्रश्न है, आप जवाब दीजिए मोची जी, यही प्रश्न है। हाँ, तो जहाँ तक उपन्यासकार की बात है, तो उपन्यासकार लगभग मेरे हिसाब से अभी
2 पेपर इस साल सेकंड पेपर हो रहा है, मतलब एक बार पहले हुआ इस बार, तो इतना डीप नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यूजीसी नेट का तो सिलेबस है, उसमें लगे हुए उपन्यासकार उनको देख सकते हैं। और जो ऑप्शन में आते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले शिखा ने बताया था कि ऑप्शन में ज्यादा उपन्यासकार है, सबको नहीं है। जैसे कुछ उपन्यासकार होते हैं, जैसे प्रेमचंद है, प्रसाद है, अब इनको आप नहीं पढ़ोगे, अगर इनको आप मान लो इनका एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो गया ना तो आप बाहर हो जाओगे। जैसे अगर कोई डीप उपन्यासकार है, उनका नहीं पढ़ोगे तो भी वो क्वेश्चन लगभग कोई डीप आया ना, तो आपको नहीं आ रहा है तो शायद किसी को नहीं आ रहा होगा, या फिर 10% लोगों को आ रहा होगा 100 में से। अब मान लो आप भारत तेंदुलकर गलत करके आ गए, तो फिर वो तो आपकी गलती मानी जाएगी चाहे। तो मतलब जो प्रसिद्ध उपन्यासकार है, प्रसाद है, प्रेमचंद है, जो भारत तेंदु है, उनके नाटककार है जो भी प्रसिद्ध उनको आप देख लीजिए। दूसरी बात है कि आधुनिक काल में अगर इन्होंने, ये तो आधुनिक काल ये हो गया, और अगर सायावाद को देखें तो आप सायावाद, द्वितीय युग और भारतेंदु युग, इनको तो ले ही लीजिए, क्योंकि यहाँ से हर साल सायावाद तो आप मतलब इस लेवल से कर दीजिए। अगर सायावाद से अगर आपको क्वेश्चन गलत हुआ तो आप जेएनयू से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि सायावाद से क्वेश्चन आएगा और कंफर्म आएगा। ये थोड़ा डीप भी आ सकता है सायावाद से, क्योंकि सायावाद के जो 4 कवि हैं, इनसे कभी कभी डीप भी पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है कि इनकी रचनाओं को क्रम में जमाइए। ज्यादातर क्वेश्चन इसी क्रम से आते हैं, तो उनकी थोड़ी रचनाओं को देख लीजिए, क्योंकि उसमें वो 4-5 महादेवी की ऐसी रचना है जो मतलब नाम सेम है और आगे पीछे होती जाती है, तो उनको क्रम के अनुसार जमा लीजिए। जैसे मैं कोडिंग वर्ड रखता था भाई के एनपी, ऐसे इंग्लिश में कोडिंग वर्ड, उस हिसाब से आप देख लीजिए। थोड़ा है ना, जो सायावाद इनको देख लीजिए आधुनिक काल में, और नई कविता, और उनको थोड़ा देख लीजिए। बाकी अगर कोई डीप क्वेश्चन आएगा उपन्यासकार से, नाटककार से, चाहे आधुनिक काल से और भी कहीं डीप, चाहे आलोचना से कहीं डीप आएगा, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो मान के चलिए अगर तरीकी है तो किसी को नहीं आ रहा होगा। यानी अगर सरल क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, मान लो तो सभी को आ रहा है, तो फिर वो तो चिंता की बात है। ठीक है, धन्यवाद। जो कुलदीप, आप प्रश्न पूछिए। और आप लोग थोड़ा सा रिएक्शन देते रहिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप आनंद आ रहा है। आप लोग यदि बढ़िया से आनंद हो रहे हैं और बढ़िया, वाह, शायद नेहा ताली बजा रही हैं, तो बिल्कुल मैं वक्ताओं को भी कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है हम लोगों की, और सारी चीज़ें हो पा रही हैं। तो कुलदीप, आप प्रश्न पूछिए। और हमारे साथ जैसे राजा जुड़े हुए हैं, इन्होंने, मुझे याद है कि पिछली बार भी इन्होंने प्रश्न पूछा था। अलकेश हैं ये भी, तो ये सारे भी हमारे वक्ता, मतलब जो प्रतिभागी हैं, लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बार बार कोई प्रश्न पूछ रहा है तो इसका मतलब वो मेहनत कर रहा है। तो राजा, आप आमंत्रित हैं, उसके बाद कुलदीप आप प्रश्न पूछिए। शायद कुलदीप, राजा जी को मैं, राजा मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। जोत, हाँ राजा आप प्रश्न पूछिए, आपका स्पीकर ऑन है। आवाज आ रही होगी मेरी? हाँ, तो मेरा प्रश्न ये था जैसे मेरा बैकग्राउंड हिंदी से ही है, और सरल इतिहास मैंने 2 बार पढ़ लिया है, और तीसरी बार भी कुछ शुरू किया है। और रामचंद्र शुक्ल जी मैंने 1 बार पढ़ा है, नवंबर और जनवरी के बीच में पढ़ा था, और दृष्टि से सिर्फ आदिकाल, और बाकी कॉलेज का मेरा एग्जाम है, और कुल मिला के मेरे पास अगर देखा जाए तो 30 दिन होगा। और पिछले साल का जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था जेएनयू का, वो तो मेरे को आसान लग रहा था, लेकिन जो हेमंत भैया की टेस्ट सीरीज है, उसमें मेरे नंबर आते हैं से 50 के आसपास। तो मेरे लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करूं तो 1 महीने के अंदर मतलब जेएनयू के लायक हो जाए? अलकेश, आप आमंत्रित हैं। राजा का प्रश्न हो गया? इनका प्रश्न का जवाब दीजिए, कोई भी दे दीजिए। अच्छा, जवाब दे दीजिए, मैं एक कॉल आ गया था, तो हाँ जवाब दीजिए आप इनका प्रश्न, फिर उसके बाद अलकेश प्रश्न पूछेंगे। सोनल जी आप बता दीजिए। मैम आप दे दीजिए। सोनल बताइए आप। कोई बता। जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये कह दूं आपको, जैसे कि मैं बता रही हूँ, जब आप पढ़ रहे होंगे, पढ़ने बैठ रहे होंगे, आपके सबके सामने 2 चुनौती आती होगी। अब बहुत ज्यादा इस युग में बहुत जटिल समस्याएं बहुत ज्यादा नहीं आती हैं। 2 मुख्यतः आ रही होगी, एक बोरियत, उबाऊपन, और दूसरा आलस। ठीक है, तो
मैं कहूंगी कि मैं जितनी आलसी हूँ उतने आलसियों से मैं कम बार मिली हूँ, तो इतना समझ आ गया कि बाहर आखिर के जो 2-3 महीने हैं खुद को रोज खेलते जाने के लिए कुछ थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। जैसे कि उपन्यास आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे बल्कि विषय हैं, बल्कि नाम है। तो एक मैं क्या करती थी, जैसे विवेकी है, रामदरस मिश्र हैं, या फिर राहुल साकृत्यायन हो गए, तो ये जो नाम थे मैं कभी 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 ना कभी किन्हीं कैरेक्टर से मिली हुई हूँ आज तक। कोई दोस्त हुए, कोई दूर के लोग हुए, तो उनके बारे में मैं धारणाएं बना देती थी। मतलब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है जैसे कि देवेंद्र सत्यार्थी। तो देवेंद्र तो हर किसी को कठपुतली ही समझता है, वो सोचता है कि दुनिया रथ के पहियों में चलती है, उसको कथा कहने बोलो तो कुछ नहीं कहेगा, ऐसा करके मतलब कुछ याद किया करती थी, मतलब धारणाएं बना के, जो कभी जैसे निमोनिक्स या फिर वो कोडिंग से जैसे मोती याद करते थे, तो मैं ऐसे याद किया करती थी। तो आप ऐसे कुछ ना कुछ उपाय करके अपना जो मेहनत है, समय बचा सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी से। ये कर सकते हैं कम समय पे, क्योंकि और दूसरा ये है कि आखिर के समय पे रिवीजन तो सब कर रहे होंगे, शायद अब शुरू हो गया होगा, बट रिवीजन ज्यादा कर रहे हैं, इसके लिए आप ही खुद के प्रणेता हैं कि कौन कौन से एक्स्ट्रा आप तरीके निकाल रहे हैं रिवीजन के लिए। मेरी टीचर कहा करती थी कि उंगलियां याद करती हैं, ठीक है आंखों से हम पढ़ते हैं, उंगलियां याद करती है। तो कुछ लोग जैसे लिखते हैं, तो मैं टाइप किया करती थी, क्योंकि टाइप करने में मुझे लिखने से ज्यादा समय लगता था, और टाइप लिखते वक्त मैं बोलते बोलते नहीं लिखती हूँ, पर टाइप करते वक्त कहीं ना कहीं मेरे होंठ हिलते रहते हैं उसी संवेग में कि ठीक है इधर जो भी मैं टाइप कर रही हूँ। तो जो चीजें मुझे याद नहीं भी थी, खासकर रीतिकाल को मैंने पूरा ऐसा याद किया था कि टाइप करके वो नोट्स बन गए थे। और अब ऐसा है कि आपने जब इतनी मेहनत कर ली है तो आप उसको पढ़ेंगे जरूर बाद में जाके, क्योंकि आपने इतना समय और ऊर्जा दी हुई है। तो ये कुछ उपाय हैं। वैसे भी आपका जिनका सवाल था, आखिरी समय पे आपको शायद आपने 1-2-3 बार सब चीजें पढ़ ली है, रिवीजन में ही शायद मनमाफिक दिक्कत आ रही होगी, तो ये चीजें कुछ कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा। हेलो शुभम, आपका माइक। हाँ, अल्केश आपको प्रश्न पूछना है, पूछिए। प्रश्न ये है कि मेरे खेतों में काम चले गए और चले जाए, कैसे कर? आपकी आवाज क्लियर आई नहीं है, एक बार रिपीट कीजिए। पर इस टाइम काम चल रहा है, 15 दिन वेस्ट चले, तो उन रिव्यू करें हम। शायद कुछ दिन इनके वेस्ट हुए हैं। एक बार, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। चैट बॉक्स में आप लोग प्रश्न क्यों नहीं पूछ लेते? सर चैट बॉक्स ओपन नहीं है मेरा, बंद है। अच्छा, आप लोगों को ओपन नहीं है? एक मिनट देखता हूँ कहाँ सेटिंग इसकी साइड बंद है। ठीक है, एक बार आप वो कीजिए, मैं अभी देखता हूँ इसमें। फिर से पूछिए आप। कैसे करें? 10 से 15 दिन मेरे खेतों में काम करने की वजह से वेस्ट हो गए हैं। अच्छा, 10 से 15 दिन खेतों में काम करने की वजह से इनके वेस्ट हुए हैं। तो जो गैप आया है इनकी पढ़ाई के बीच में, उसको किस तरीके से मैनेज करें, आगे किस तरीके से इनको बढ़ना चाहिए? तो इसमें सोनल आप उत्तर दीजिए। रिवीजन कैसे करें सर? हाँ, समझ गए, समझ गए। आप अल्केश एक चीज ये बता दें कि आगे के दिनों में भी अभी आप रोज खेतों में काम करते हैं क्या? अभी मैम 5 दिन और करना पड़ेगा, इसके बाद फ्री हो हाँ, जाऊंगा। तो उसका भी आप अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। ईयरफोन लगा के बिल्कुल कोई सा भी रैंडम यूट्यूब शुरू कर दिया आपने हिंदी साहित्य का और आप काम कर रहे हैं, तो वो हो सकता है। और उसके बाद की मैं बात करूं तो जैसे वो होता है ना, एक फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा होगा साइंस में 10वीं में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर दूरी बटा समय, गति बराबर। तो अभी आपको डिस्टेंस आपका थोड़ा सा ऐसे दूरी हो गई है पढ़ाई से, तो आप अब उसको टाइम से ज्यादा पाटिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि मैं तो कहूंगी आप चले जाइए। एक होता है रिवीजन रिकॉलिंग, एक होता है एक्टिव रिकॉलिंग। क्या करें, चाहे आपके पास दृष्टि हो, पांडे हो, कोई मिश्रा जी हो, शर्मा जी, किन्हीं की भी किताब हो, आप शुरू पेज में जाएं। बहुत वृहत यहाँ पे वो दिया होता है, यहाँ पे दिया हुआ है निर्गुण धारा, निर्गुण, और उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे ना ऐसे सामने में लाइन खींच खींच के कवियों के या लेखकों के उसको और डिवाइड करके यहीं पे लिख दीजिएगा। और
जिस भी कवि को आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, यहाँ पे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए सब चीजें, और वहां पे सीधे उस पन्ने पर जाके बार बार देखें। जैसे टेस्ट दिया आपने हेमंत भैया का, जो आंसर आपका नहीं आया, गलत आया, आप वहीं पे मत देखिए कि कौन सा सही है गलत है, उन्हीं क्वेश्चन को बुक में आके देखिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन इन पन्नों से ज्यादा बार गुजरेंगे तो फिर वही है कि ज्यादा जहन में आपके चिपके रहेंगे ये तथ्य। और इसके अलावा हाँ कहें। में नंबर कम आते हैं। वैसे मैंने वीडियो बना ली है नाटक की अपनी वाइज खुद की, और उसी को सुनता हूँ। की भी वाइज बना ली है, दृष्टि में वो मतलब रचनाकार दिए हैं, तो बार बार तो टेस्ट के नंबर, टेस्ट के अंकों की बात करूं तो जैसे मेरी मित्र यहाँ पे है तनु, उनके ठीक नंबर आते थे, अच्छे आते थे, लेकिन मेरे अच्छे नंबर नहीं आते थे। उनका बैकग्राउंड नहीं रहा था, मेरा बैकग्राउंड रहा था। ठीक है, तो वो चीजें होती है, लेकिन वही है कि उससे डिमोटिवेट ना होइएगा। मेरा पहला टेस्ट जो दिया था मैंने, शायद वो कुछ 69 या 79 आए थे, और मैं बहुत फूल गई थी खुशी से, क्योंकि तब बाकियों के भी कम कम चल रहे थे। और मैंने देखा कि 5, 8, 9 टेस्ट देने के बाद भी मेरा वहीं पे, और लोग कहीं आगे निकल गए या मैं पीछे भी जा ही रही हूँ। तो एक होता है कि हाँ टेस्ट जी। मेरा तो पहला टेस्ट 28 नंबर आए थे। 28? हाँ। तो फिर बढ़ के आपका कितना तक पहुंचा टेस्ट का नंबर? 60 पहुंच गया आपका। 60 पहुंच गया, फिर तो सही है। मतलब मैं 70 से 60 पहुंचा सकती हूँ, तो आप 28 से 60 पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत अभी मतलब उससे खुद को जज मत करिए। ये सोचिए कि आपने जो 40 क्वेश्चन का सफर, 40 प्रश्नों का तय किया है, और वो टेक्निकली आप एग्जाम में देखें तो कहीं ना कहीं वो 160 अंक आपने बढ़ाया है। हर एक प्रश्न 4 अंक का आता है, तो खुद को सराहिए और बस कोशिश कीजिए कि 10-20 नंबर और बढ़ते चले जाएं धीरे धीरे। अब देखिए आपका शायद कालक्रम में दिक्कत आ रही होगी, या कथन में, या अभिकथन में, तो अब उन पर ही आप मांझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। वो कहते हैं ना गालिब की एक समय के बाद जो दर्द होता है वो खुद ही दवा बन जाता है। तो एक समय तक क्वेश्चन मतलब मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, एक समय के बाद ही वही वो पॉइंट बन जाएगा जो आपको पुश करेगा, अभी भले ही थोड़ा सा डिमोटिवेट कर रहा हो। ठीक है, शुक्रिया। तो मैम 99 आते हैं, 98 आते हैं, तो डर लगता है लोगों के 98 उन्हें क्यों देख रहे हैं आप? देखिए उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे शायद, या कुछ ऐसे होंगे जो इधर उधर से ताका झांकी भी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बार बार सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो जिनका जेएनयू में ही दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है। जैसे मुझसे 3-4 विद्यार्थियों ने कांटेक्ट किया जो जेएनयू का चौथा अटेम्प्ट तक दे रहे हैं। तो आपको नहीं पता है कि उनकी मनस्थिति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनको खेतों में जाना पड़ता है, नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि अभी आगे हम देखें तो टाइम और ईमानदारी का, मेहनत का स्कोप उनके पास भी उतना ही सीमित है, आपके पास भी उतना ही सीमित है। तो वही है, अभी किसी का सावन आया है तो आप निराश ना हो। 12 मासा तो आपने पढ़ा ही होगा, आपकी भी आने वाली है। ठीक है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। मैंने शायद ही किसी का देखा हो कि 80 के ऊपर किसका आ भी रहा है क्या। जी मैम 2020 का मैं पेपर दे चुका हूँ पिछली बार। हाँ जी दिया था, तो उसमें मेरे शायद 5 क्वेश्चन सही गए थे जी, और 35 क्वेश्चन सही रहे थे। और देखिए अभी आपने जैसे कि बताया तो टेस्ट में आपने 20-30 प्रश्न बढ़ा लिए हैं, तो 2020 के पेपर से और 22-23 में खासा फर्क देखने को मिलेगा, ऐसा हम सबों को लगता है और ऐसा ही हो। ठीक है अलकेश, आप मेहनत करते रहिए, और कहते हैं कि हमें कभी दूसरे से अपनी कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी परिस्थितियां हैं जरूरी नहीं दूसरे की वो परिस्थितियां हों। हम अपने आप को पहचानना चाहिए, हम किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। हम हो सकता है उससे उसको कोई पहले से उसका किसी का बैकग्राउंड हो, तो हो सकता है हमें उससे ज़्यादा उसके बराबर करने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़े। लेकिन आप ऐसे कंपेरिजन करके निराश हों, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको निराश नहीं होना और मोटिवेट होना है कि आप तो उनसे महान हैं, क्योंकि आप साथ में अपनी खेती ये जो काम कर रहे हैं, इतना आसान काम नहीं होता खेतों में काम करना। इस गर्मी में जब 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है गाँव में, यहाँ तो लोग दिल्ली में रोड पे चलते हुए छाता तान देते हैं, आप तो खेतों में काम कर रहे हैं, तो आप दूसरे से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। आप में ये पावर है,
और बिल्कुल मुझे लगता है कि आप जेएनयू का हिस्सा होंगे, तो आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, लगातार प्रयास कीजिए कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, जानने का प्रयास कीजिए, लिखिए, अलग अलग तरीके अपनाइए, जहाँ पे समस्या आए अगले रविवार फिर मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आप अब आगे ध्यान देंगे, और आप तो हमारे मतलब बहुत एक्टिव हैं। आप पिछली बार भी आपने प्रश्न पूछा था, मुझे कई नाम याद भी हो जाते हैं जो बार बार प्रश्न पूछते हैं, और तो आपने इसके पहले भी प्रश्न पूछते रहे, तो आपको कोई इसमें घबराने की बात नहीं, तैयारी कीजिए, ठीक है। अलकेश, ऑल द बेस्ट। तो हाँ नीलेश, आप आमंत्रित हैं, प्रश्न पूछिए, और बाकी लोग थोड़ा सा रिएक्शन देते रहें। आप लोगों को मजा आ रहा है जी? जी नीलेश, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो जी जी पूछिए। आप लीड लगाए हुए हैं क्या? लीड हटा के प्रश्न पूछिए यदि आप लीड लगाए हुए हो। जी पूछिए। सबसे पहले आपकी रिवीजन की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, और मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब थोड़ा सा एंट्रेंस एग्जाम से अलग है, क्या यूपीएससी के लिए हमें बेटर माहौल मिल पाता है जेएनयू में तैयारी करने के लिए? कि वहाँ पे इतना टाइम हमें मिल पाता है क्या कि हम कॉलेज के साथ साथ अपनी यूपीएससी की पढ़ाई को भी मैनेज कर सकें वहाँ पे? जी बहुत बढ़िया प्रश्न। आप 4 वक्तों में इसको यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सबसे पहला प्रश्न। इसका आंसर मैं देना चाहूंगी शुभम जी लीजिए। नीलेश, आप अपना माइक थोड़ा सा बंद कर लें, आवाज शायद बाहर है आप कहीं। हाँ बाकी आप प्रश्न, ठीक है, जवाब दीजिए। मुझे ऐसा लगता है, जहां तक तैयारी मैं भी कर रही हूँ, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं, और सोनल भी कर रही है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी बात है कि आप साहित्य पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि और यहाँ पे मैं आपको बताऊं 30, थोड़ा सा मैं ईमानदार होंगी, हेमंत सर अगर मुझे बीच पे रोकना चाहे तो रोक सकते हैं अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो, लेकिन मैं थोड़ी सी बिल्कुल, आप अगर थोड़ा सा भी लगे आप बिल्कुल गलत हूँ तो मैं रोक दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जेएनयू अगर मैं बोलूँ तो साहित्य के लिए, साहित्य की दृष्टि से या फिर ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट है उसकी दृष्टि से एकमात्र सर्वश्रेष्ठ संस्थान है पूरे देश का, इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ऑप्शनल होगा हिंदी साहित्य, तो आप हिंदी साहित्य जेएनयू में पढ़ के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें नैतिक रूप से कुछ गलत नहीं है। आप दूसरी फील्ड में जाके देश के लिए कुछ कर रहे हैं, साहित्यकार दूसरी फील्ड में जाके कुछ करेगा, तो अगर नैतिक रूप से अगर आप इस चीज को देखेंगे तो नैतिक रूप से तो कुछ गलत नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है तो जब डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद लोग यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, तो हम एमए करके या फिर इंट्रेंस पीएचडी में एडमिशन लेके फिर कहीं पे भी रह के हम साहित्य की तैयारी, सॉरी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति साहित्य में बहुत रुचि रख रहा है और एकेडमिक्स में जाना चाहता है, रिसर्च में जाना चाहता है, और वास्तव में साहित्य को पढ़ना चाहता है, साहित्य की सेवा करना चाहता है और कुछ साहित्य में ही बहुत अच्छा अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसे अपनी प्रथम जो वो प्रेफरेंस देनी चाहिए वो जेएनयू देनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी करना चाह रहा है और वो यूपीएससी के लिए जेएनयू आना चाह रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है नैतिक रूप से तो ना मैं कुछ बोल सकती हूँ कि आप ना आए या फिर ना सही होगा आना, पर मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, कुछ गलत भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो जो व्यक्ति, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो साहित्य में बहुत गहन रुचि रखते हैं, बहुत ज्यादा, मैं भी रखती हूँ, लेकिन मुझसे वो बहुत ज्यादा रखते हैं और बहुत उसी फील्ड में जाना चाहते हैं वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे कारण कोई ऐसा विद्यार्थी ना रुक जाए जो साहित्य के लिए ही बना हो, जो साहित्य के लिए आना चाहता हो और जो पूरे 100%, 200% अपनी श्रद्धा साहित्य के लिए दे रहा हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन किस जगह पे कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। 39 सीट्स है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना का मूल उद्देश्य, जहां तक अपने प्रोफेसर से या फिर जान पाई हूँ, वो यही था कि एक रिसर्च के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट बनाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तुलना में अगर कोई व्यक्ति जो रिसर्च में जाना चाहता है, साहित्य में ही पूरी तरीके से रिसर्च करना चाहता है, वो मुझसे ज्यादा योग्य है।
यहाँ के लिए। मैं हूँ यहाँ पे, मैं इस पे बहुत ज्यादा गौरव महसूस करती हूँ, पर मैं व्यक्तिगत रूप से ये हमेशा मानूंगी कि शायद मेरे कारण किसी जो साहित्य में जाने वाले विद्यार्थी का शायद चयन रुक गया हो, मैंने उसकी सीट ले ली हो। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। आप आएंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, कर की जा सकती नहीं की जा सकती, वो सब आप पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ आप पे, कि आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे नहीं मैनेज करते हैं, आप खुद क्या सोचते हैं कि मैं किसी का, मेरी व्यक्तिगत जो नैतिक भावना है वो ये बोलती है कि शायद रिसर्च जो बहुत ज्यादा गहन रुचि कर रहे हैं उनकी प्रथम वैज्ञता होनी चाहिए। और यूपीएससी फिर वो आपका व्यक्तिगत मामला हो जाता है कि आप क्या चूज करते हैं। एक डाउट मेरा ये है कि जैसे सुबह से हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमारे को 12 बजे तक पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब खाना खाते हैं तो फिर बहुत लेथार्जिक फील होता है। तो उस टाइम पे टॉपर्स जैसे आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी उस टाइम पे, फिर तो उस टाइम पे हम कैसे इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं उस टाइम को, खाना खाने के जस्ट बाद कहीं सोना ना पड़े, या फिर इफिशिएंसी या फिर पढ़ने की स्पीड लो ना हो, ये कैसे सॉल्व करें? आपका जो टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि जो लो एफिशिएंट टाइम है, जो लो प्रोडक्टिव टाइम है, आप उसमें ऐसे सब्जेक्ट को पढ़िए, कुछ नया पढ़ने की कोशिश कीजिए, या फिर ऐसी चीजें पढ़िए जो आपको कम बोरिंग लगती हो। जैसे कि अगर आपको रिवीजन बोरिंग लग रहा है तो आप सुबह के टाइम में कोशिश कीजिए कि रिवीजन करें। आपको कोई नई चीज पढ़नी है जिसमें आपको कम बोरियत हो रही तो आप दोपहर के बाद कीजिए। खाना थोड़ा कम खाइए, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से, जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना खाइए कुछ दिनों के लिए, बिल्कुल कम खाइए। मुझे ऐसा लगता है आप अगर जितना आपका डाइट है उससे 70% कम कर दीजिए दोपहर में, तो आपको नींद नहीं आएगी। ये मेरा थोड़ा पर्सनल था। आप खाना कम, मतलब इतना भी कम मत खाइए, लेकिन हाँ थोड़ा खाना कम खाइए। जो चीजें आपको बोरिंग लग रही है उसको मत पढ़िए दोपहर के बाद, जो आप कभी भी जो आपका लो प्रोडक्टिव टाइम हो, जो नई चीजें हैं जो आपको कम बोरिंग लगती हो आप उनको पढ़िए। जी ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। अब जो अगले हमारे जो प्रश्नकर्ता हैं यमोडी सिंह, आप यमोडी सिंह भाटी, और आप अपना पूरा नाम भी बताएं, यही नाम हो तो ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, आप आमंत्रित हैं। जी पूछिए, और अगले प्रश्नकर्ता होंगे अभिषेक यादव। हेलो जी हेलो हाँ सर, मेरा पूछिए। ये पूछना था, अभी चर्चा में आया कि जो दृष्टि जेआरएफ में रचनाओं के जो रचना कब हुई, ये डेट गलत है, तो वो तो पूछते नहीं है इस एग्जाम में। मैंने कहीं देखा नहीं है कि रचनाओं का क्रम या रचना की, इसकी रचना कब हुई है, इस बारे में नेट जेआरएफ में पूछते हैं, इसमें तो पूछते नहीं है। क्या पूछ सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि दृष्टि में बहुत ज़्यादा जो गलतियां हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप उस पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं, उस किताब पे विश्वास ना करें। आप बिल्कुल उसका यूज कर सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, सन को लेकर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछे जाते, या सिर्फ जेआरएफ में ही पूछे जाते हैं, प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। तो मुझे लगता है ये वक्ताओं तक ये प्रश्न मैं जाने ही न दूँ, यहीं से दाइन, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न लेने हैं, तो मुझे लगता है सही प्रश्न उत्तर दिया होगा। तो काजल, आप ये किसी और को मैंने आमंत्रित किया था, आप प्रश्न पूछिए, नहीं फिर मैं काजल को आमंत्रित करता हूँ। काजल, आप आमंत्रित हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, प्रश्न पूछिए, सारे वक्त इंतजार में हाँ, आपके प्रश्न। जी मेरा प्रश्न तनु दी से है। जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी मैं अभी बीए में 2 में हूँ, और मेरा 3rd ईयर अभी चल रहा है, और मेरा ऑनर्स है। और मेरा प्रश्न ये है कि जेएनयू में जब हमारा चयन हो जाता है एमए में, तो हाँ मुझे भी यूपीएससी साथ में करना है, प्रिपरेशन यूपीएससी की करनी है।
तो अगर ऐसा होता है ना कि जब हम लाइक जैसे कि हमारा कुछ और बैकग्राउंड अगर हिंदी साहित्य का है तब तो सही है, अगर हमें वो भी यूपीएससी में लेना है तो सही है। पर अगर हम कभी-कभी ऐसा होता है कि हम यूपीएससी के लिए कुछ और चयन करते हैं, कुछ और विषय का चयन कर लेते हैं और हमारा जो एमए है कुछ और विषय से होता है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हम दोनों में बैलेंस करके चल सकें? अपने एमए की तैयारी के साथ-साथ हम यूपीएससी को भी उतना ही टाइम दें और दोनों इम्पोर्टेंट है। ऐसा मेरा मानना है कि एमए में मास्टर्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए यूपीएससी है। तो हम कैसे दोनों में बैलेंस बना सकते हैं उस दौरान? जी काजल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बताएंगे आप क्या है? नहीं, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी। देखिए काजल, मैं आपको इस मामले में सलाह कि आप नहीं कर सकती हैं। आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकती हैं, बैलेंस भी बना सकती हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ते हुए भी आप मास्टर्स भी कर सकती हैं हिंदी के साथ। चूंकि मेरा जो ऑप्शनल है वही मेरा मास्टर्स में विषय है, इस कारण मैं आपको, अगर ऐसा कुछ होता है, इस परिस्थिति में अगर आप होती तो ज़्यादा बेहतर और ईमानदारी से बता पाती। पर अगर हाँ, अगर आप चाहती हैं कि आप दोनों एक साथ कर सकती हैं और आपको विश्वास है कि आप कर सकती दोनों दोनों में ईमानदारी से, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। ये मैंने बोला यूपीएससी करने के लिए जेएनयू आना व्यक्तिगत निर्णय है, मुझे ऐसा लगता है जहां तक है। आप वो पर्सन पर्सन डिपेंड करेगा, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। और जिनका अगर व्यक्तिगत रूप से वो चाहते हैं कि कोई मेरी जगह कोई रिसर्च वाला आके जाए, तो वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। और अगर आपको लगता है कि आप दोनों विषय में अच्छे से कर सकती हैं, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। वो आपकी व्यक्तिगत, आपकी विल पावर पे और आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी कॉन्फिडेंस पे निर्भर करता है। नहीं, और मतलब साहित्य का इतिहास भी मतलब हम रुचि बहुत है उसमें, तो उससे भी हम लोग ने मतलब जेआरएफ ये सब पेपर्स भी हमें देना, मतलब हम लोग ने देने के लिए सोचा है। तो दी अगर हम चाहें तो यूपीएससी के लिए हम ये भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं फ्यूचर में जाके। जी साहित्य का इतिहास। काजल, एक प्रश्न ये भी है आपसे कि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्यों लेना चाहते हैं? यदि आपका इंटरेस्ट साहित्य में है तो क्या आप हिंदी साहित्य एक अच्छा स्कोरिंग पेपर होता है यूपीएससी में, और इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस भी उपलब्ध है। विकास द्विवेदी सर भी, इनके लेक्चर्स आप कर सकती हैं, बहुत अच्छा वहाँ से गाइडेंस मिल सकता है। तो आप हिंदी साहित्य क्यों नहीं ले लेती? क्यों आप डबल मेहनत करना चाह रही हैं? मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके व्यक्तिगत मामलों में थोड़ा सा अंदर वो कर जाऊंगी, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा। ये सवाल बहुत सही है शुभम का, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या है? आपको चाहिए सक्सेस, और वो आपको किसी भी साधन, मतलब अनैतिक नहीं, लेकिन साधन, आप अगर आप लीस्ट मेहनत करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आपको क्यों लॉन्ग रन में जाना है? क्योंकि आप एक बार मास्टर्स में हिंदी साहित्य में जेएनयू में एडमिशन ले लेगी, तो यहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स आपको इतने सही तरीके से साहित्य की समझ बना देंगे आपकी, कि मुझे नहीं लगता कि आपको बैकग्राउंड की कोई जरूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बैकग्राउंड की आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी, तो कभी बीए भी नहीं रहा। और तो एक से गंगा सिंह रहे हैं, जो बहुत अच्छी रैंक लाए हैं, हिंदी साहित्य से रहे हैं। उन्हें वहाँ से स्नातक में थे और यूपीएससी भी उन्होंने किया था, एक एग्जाम्पल भी है आपके सामने। तो मुझे नहीं लगता कि कहते हैं कि कम पढ़ो, कम मटेरियल हो, उसको अच्छा पढ़ो, बार बार रिवीजन को ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे नहीं लगता हमारे विचार में कि आपको ज़्यादा वर्कलोड बढ़ाने की आवश्यकता है। बाकी आप बाद में करना चाहें, पढ़ना चाहें, तो इंसान जीवन भर पढ़ता रहता है, सीखता रहता है, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। लेकिन अभी मुझे लगता है एक साथ डबल चीज़ लेके हमारे विचार में बेहतर नहीं होगा। आप वही सब्जेक्ट मास्टर कीजिए। अगर यदि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, तो वो आप अपने एमए का विषय बनाइए, क्योंकि यूपीएससी के नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा होता है कि जो आपकी समझ होनी चाहिए ऑप्शनल की, वो परा स्नातक लेवल की होनी चाहिए, और जो जीएस होते हैं उसमें स्नातक लेवल का वो मांगते हैं। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी, जैसे कुछ यूपीएससी वालों का मैंने सिर्फ थोड़ा सा नेगेटिव बताया। पॉजिटिव चीज ये है कि अगर आपका ऑप्शनल वही है जो आप यहाँ पे मास्टर्स में कर रहे हैं, तो आपको जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं यूपीएससी के ऑप्शनल में, आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेगी जो शायद उन 39 बच्चों को ही मिलेगी जो जेएनयू में है। जो बाकी लोग बाहर है उनको नहीं मिलेगी वो, कि वो बाहर से जो प्रिपेयर कर रहे हैं नोट से, क्योंकि सभी जगह दिव्यकीर्ति सर के नोट्स हैं, सभी उनसे प्रिपेयर कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जो यहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाएंगे वो हम ही तक सीमित रहेगा, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है अगर आप वो ही सब्जेक्ट मास्टर्स में लेती हैं जो आपका ऑप्शनल है तो। और दूसरा बेनिफिट ये है कि कुछ व्यक्ति यहाँ पे, कुछ जो साथ में हमारे सहपाठी है, वो बहुत अच्छा साहित्य में
ज्ञान भी रखते हैं, वाद विवाद भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों में एक रूपता रखेंगी ऑप्शनल के सब्जेक्ट में और अपने मास्टर्स में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा सुविधा होगी। ऐसे में तो आप उलझ जाएंगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मुझे लगता है यही आप बस हाँ काजल, मुझे लगता है हम आपका बेहतर जवाब दे पाए होंगे। हाँ हाँ और हाँ अपने भैया, इस सब पर मुझे विचार कर नहीं आ गया। लीजिएगा, जो ये हमारे विचार हैं, आप अपने स्तर से पुनः एक बार समीक्षा कीजिएगा, जो आपको उचित लगे वो आप फैसला लीजिएगा। मैं अब अगले जो समय की सीमा है, मुझे वक्ताओं के खाने का भी प्रबंध देखना है, समय से उनको छोड़ना भी है, तो समय को मैनेज करना है, क्योंकि 8 बजे जेएनयू की जो खाने की व्यवस्था होती है उसका समय होता है। तो वक्ता अपना भी ख्याल रखेंगे कि कम समय में जल्दी जल्दी उत्तर देना है, जितना हो सके उतना ही बोलना है, बात को लंबा नहीं खींचना है। तो जो अगले जो वक्ता हैं JNUE, ये हमारे ही नाम से जुड़े हुए हैं, तो मैं कंफ्यूजन को अवसर दें, चलो इनको केवल माइक बस ऑन कर देते हैं। चलिए पूछिए, आप अपना नाम भी बताइएगा, क्योंकि आपका नाम JNUE नहीं हो सकता। आपका माइक एबल कर दिया मैंने, तो वैसे मैं अवसर देता नहीं लेकिन ऐसे नामों को, लेकिन आज दे दिया हूँ क्योंकि अपना ही नाम था। जी पूछिए, ये पूछना। रचिता कश्यप, आप आमंत्रित हैं। लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, देखने में मजा भी आ रहा है, इंटरेस्टिंग सा भी लग रहा है, आप लोग रिएक्शन देते रहिए। पूछिए रचिता। हेलो, मेरा तनु दीदी से क्वेश्चन है। जी। मेरे पास बहुत मतलब एक तरीके से टाइम बहुत कम ही है, और मैंने कुछ टॉपिक्स नहीं भी पढ़े हैं और कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं, तो मैं उनका रिवीजन कैसे करूँ, और जो नए टॉपिक्स हैं मैं उन सबको मैनेज कैसे करूँ? टाइम बहुत कम है और मेहनत तो कर लूंगी, पर कैसे मैनेज करूँ, कुछ बताइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक अनम्यूट कर लो। हेलो हेलो, आप सुन पा रही हैं? जी जी जी। तो आपने जितना पढ़ा है, आप एक कागज और पेन उठाइए, जितने टॉपिक पढ़े हैं उनको एक तरफ लिखिए, नहीं पढ़े उनको एक तरफ लिखिए। जिनको पढ़ा है उनको 60% टाइम पे आप, या फिर 40% टाइम पे आप बार बार रिवाइज कीजिए, और जिनको नहीं पढ़ा है उसको 60% टाइम दे के आप अपने दिन में डिवाइड करके उसको कंप्लीट कीजिए। आप बस क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या पढ़ चुकी हूँ मैं और क्या छोड़ चुकी हूँ। जी थैंक यू। जी प्रदीप पटेल जी, आप आमंत्रित हैं, आप प्रश्न पूछिए। प्रदीप पटेल जी के बाद राजकुमार, आप भी आमंत्रित हैं, आप प्रश्न पूछिए, और ये आपको परमिशन दे दी गई। राजकुमार प्रश्न पूछें आप, और उनके बाद मुस्कान प्रश्न पूछें। मेरा क्वेश्चन तनु मैम जी। से, जैसे कि मैं अभी बीएड कर रहा हूँ, मेरा टीचिंग फील्ड में जाने का वो भविष्य में टीचिंग करने का। जी। तो मैं इसको किस तरह से पढूं? मेरे को पढ़ने का टाइम थोड़ा कम मिल रहा है कि मेरे सेमेस्टर भी वो चल रहा है पेपर। अभी मेरे क्या बोलते हैं 25 अप्रैल से पेपर है सेमेस्टर के भी, और इसका मेरा रिवीजन भी थोड़ा कम चल रहा है, थोड़ा सा घर का काम भी चल रहा है, तो इसलिए टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तो किस तरह टाइम मैनेज करूँ मैं? आप बीएड कर रहे हैं? हाँ जी, तो आपका, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका प्रश्न सोनल को ट्रांसफर करूंगी, क्योंकि वो सेम बीएड प्रोग्राम से थी और उसी के एग्जाम के टाइम पे भी ये एग्जाम हुए थे, तो मुझे ऐसा लगता है वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर कर पाएगी। थैंक यू आप राजकुमार जी, आप मुझे इतना सा जवाब दें, क्या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यदि आप वो कर रहे हो तो ऐसा होता है कि बीएड का सिलेबस ऐसा होता है कि हवाबाजी बहुत कम आती है। मतलब आपने जीएस का कुछ भी उठा के वहाँ पे लिख दिया ना, एग्जाम में बहुत इंप्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा। मैंने ये फर्क देखा था, पर ठीक है, बीएड में आप क्या करें, मैं कहूंगी कि जो भी सब्जेक्ट वहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी होंगे, कुछ थोड़ा बहुत जेंडर पीस, ये कुछ सब्जेक्ट होंगे, तो आप उन्हें बहुत सीमित पढ़ें, क्योंकि हमें लगता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअल में हम उसमें देखें तो हवाबाजी का स्कोप ज्यादा रहता है। मतलब
कुछ भी चीज आप बस गूगल करें, उसको पढ़ें उसी टॉपिक को, और उस पे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लिख दें, उससे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मतलब कम मेहनत में। मतलब जैसे जेंडर एंड पीस पे मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, कभी कोई किताब नहीं पढ़ी मैंने। बीएड का जितना भी कोर्स किया मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए किताब पढ़ी थी, बट बाकी से सिर्फ गूगल और उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट, कुछ भी फैक्ट उसमें डाल के आ जाती थी। तो ये चीज होती है। और हर एक क्वेश्चन पे आप सिर्फ चार्ट बनाए, वहां पे छोटे से छोटा सवाल, बड़ा से बड़ा सवाल, चार्ट बना के जगह आप उसका घेरे, ठीक है। तो ऐसा होगा कि दिन का आधा घंटा भी देंगे आप उस एग्जाम को तो बहुत है। आप ऐसे थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे तो, और बाकी समय आपका पूरा साहित्य के लिए ही है। जैसे कि मेरा साहित्य बैकग्राउंड नहीं था, मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है। हाँ। तो साहित्य में हूँ, तो साहित्य थोड़ा कम समझ में भी आ रहा है मेरे को, हाँ, समझने कोई में भी। दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं अरे हाँ हाँ, ठीक है, पांडे कहें। एक बात मैं कहूंगी, जैसे कि इकोनॉमिक्स मेरे बैकग्राउंड में भी रहा था, और बीएड में तो आप जितना फायदा इकोनॉमिक्स का उठा सकते हैं वो शायद ही कहीं पर और स्कोप हो, क्योंकि आपको ज्यादा चीजें समझ आती होंगी। तो जब आप बच्चों से रिलेटेड कुछ भी चीज लिख रहे हैं ना, तो उस पर आजकल जो कुछ इकोनॉमिक्स में चल रहा है वो सब भी आप एक्सट्रा ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐसे भारी भरकम बोझिल टर्म डाल के आप बहुत अच्छे अंक कम मेहनत में कमा सकते हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो बैचमेट्स होंगे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, पर आप उनके अलावा 4 फैक्ट अच्छे से उठा के कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत कारगर साबित होगा। तो इकोनॉमिक्स का भरपूर फायदा उठाइए, कुछ भी। और दूसरा चीज ये है, साहित्य आपके बैकग्राउंड में नहीं रहा है तो जो बैकग्राउंड में रहा है उसका बीएड में काम करें, और बीएड का जो टाइम बचता है आप इसमें डेलीगेट करें, तो फिर ये बहुत कामगार सिद्ध होगा। जैसे कि मैं पांडे से पढ़ूं या दृष्टि से पढ़ूं? मैंने एक बार तो आप तो आप एक गद्य सिक्का साहित्य। टॉस कीजिए, और आपको जो आता है हेड, टेल, पांडे, दृष्टि, दोनों में से कोई भी उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 4 वक्ता है। इनमें से 50% ने पांडे पढ़ा होगा, 50% ने दृष्टि ही पढ़ा होगा। मुझे पता भी नहीं था कि दृष्टि कुछ एग्जिस्ट करता है। जिन्होंने दृष्टि पढ़ा होगा उनको पता भी नहीं होगा जब उन्होंने खरीदी होगी कि पांडे भी एग्जिस्ट करता है। तो बस यही कीजिए। ठीक है मैम, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कहते हैं कि एक एंकर का सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है समय को मैनेज करना होता है। तो मैं बता दूं कि जो अब जो कमेंट हो, चाहे प्रश्न करता हूं या वक्ता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड से लेके 45 सेकेंड का हो, उसके बाद मैं आपको रोक दूंगा। आप अपने इज्जत के जिम्मेदार स्वयं होंगे। तो मैं अब अनिल को आमंत्रित करता हूं, आप प्रश्न पूछिए, और उसके बाद अभिषेक आमंत्रित है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हमारे पास और बचे हैं। अनिल प्रश्न पूछिए। प्रेजेंटर बनाए आपको? ओके, हाँ अनिल प्रश्न पूछिए। अनिल आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही? तो कहते हैं कि फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं अगले वक्ता अभिषेक। हेलो जी पूछिए, कोई आ गए? पूछिए पूछिए, फिर अभिषेक प्रश्न पूछिएगा। पूछिए, हेलो, प्रश्न पूछिए। जी जी पूछिए, आवाज आपकी आ रही है? बोल रहे हैं सर कि मेरा स्कोर अभी 50 के आसपास आता है लगभग। अमन हेमंत भैया वाला 10-12 सेट मारे हैं फुल लेंथ। तो उसके बाद अब कैसे पढ़े? और ये नहीं पढ़े हैं, मतलब मॉडर्न अभी नहीं पढ़े हैं, आधुनिक जो काल है ना वो नहीं पढ़े हैं, बाकी सब कुछ पढ़ लिए हैं सिलेबस। जी जी, वो थोड़ा सा लेंदी है तो कैसे पढ़े हैं बताइए। देखिए पहली बात ना कि आप कम मेहनत करके आशा ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे पहली बात 10-12 सेट आपने मारा है, और उसके बाद अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं 98 करूं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हम लोगों के साथ भी अन्याय होगा। तो मुझे लगता है कि आप जी उससे जी पहले मेरा एग्जाम चल रहा था सर, तो छुट्टी नहीं था, तो अब मतलब पूरा फुल तो टाइम है, फुर्सत है। जी, तो मुझे लगता है कि अब आपको जो बाकी टेस्ट हैं उनको देने की आवश्यकता है, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो आप पढ़ रहे हैं, देखिए आप कहाँ कमज़ोर हैं, तो उनको आप ठीक कीजिए। जहाँ आपका मजबूत पॉइंट है उनका रिवीजन कीजिए। जहाँ पे आप लगता है कि ये सेक्शन मेरे तैयार नहीं, उन पे मेहनत कीजिए। मुझे लगता है सिंपल सा ही जवाब है। अगले वक्ता के रूप में जो है अभिषेक यादव जी, आप प्रश्न पूछिए। अभिषेक यादव, डीयू शंकर। जी एक मिनट कहना अभिषेक, चाह रहा था कि जी जी
जो भी वक्ता है ना अपना चैट में टाइप कर दे क्वेश्चन, ताकि क्या है कि टाइम कम रहा है और लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन सेम ही आता है, मतलब एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ताकि वो कर ले, फिर क्या है हम उस हिसाब से एक एक वक्ता देख लेंगे और उस हिसाब से आंसर दे देंगे, क्यों टाइम कम रहा है। और आप सेट कर देंगे तो हम पता लग जाएगा कि आपकी क्या डिमांड है, तो एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के वही आ रहा है वापस। जी जी, इसीलिए वो लगातार देव शंकर आप प्रश्न पूछिए, एक दो प्रश्न और लेंगे फिर इसके बाद हम एंड भी करेंगे, समय नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी निपटाया जा रहा है। देव शंकर आप प्रश्न पूछिए फटाफट। चलिए, मुझे लगता है कि इनका किसी का कोई प्रश्न, क्योंकि जो लोग हैंड रेज हैं तो उनके सबके माइक एबल। जी पूछिए। आवाज आ रही है मेरी? जी एक्चुअली भैया मेरा क्वेश्चन ये मोती भाई से है, ये जो अन्य गद्य विधाएं हैं इसमें इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा टॉपिक हैं, इनको कैसे याद किया जाए? और जो ये रचनाएं हैं उपन्यास वगैरह, इसमें ये रचनाएं मेरे को याद हो जा रही हैं पर ये लेखक मैं भूल जा रहा हूँ, मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि किस लेखक की कौन सी रचना है। रचनाएं सारी रट गई हैं पर वो लेखक में कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा। आप एक बार क्वेश्चन दोहरा लीजिए, जहाँ तक मैं एक वापस कर दी, ताकि मैं उस हिसाब से आपको अकॉर्डिंग आंसर दे पाऊंगा। मतलब जो उपन्यास वगैरह में जो रचनाएं हैं लेखकों की, तो मुझे रचनाएं सारी याद हो गई हैं, लेखक भी लगभग याद हैं, पर रिवीजन जब भी करते हैं तो वो कंफ्यूजन हो जा रहा है कौन सी रचना किसकी है। अच्छा, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक उपन्यास और एक अन्य गद्य विधाएं। मैं सही हूँ ना? सही कह रहा हूँ ना? जी हाँ। तो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और आपको याद है और आप ऑप्शन ठीक सही नहीं लगा पा रहे हैं, तो यहाँ तो आप कितने टेस्ट दिए आपने, पहले तो ये बताइए। सर टेस्ट तो मैंने अभी मतलब लगभग चल ही रहे हैं, जो सब्जेक्ट नहीं चल रहे हैं पर कितने, तो सारे कंप्लीट हो गए। नहीं कहाँ तक चल रहे हैं, थोड़ा मैं टाइम लूंगा शुभम जी, पर कहाँ तक चल रहे हैं आपके? लाइक 36-37 तक पहुंच गया था मैं। अच्छा, तो आपने मतलब एक एक पार्ट के पूरे टेस्ट दे दिए हैं? जी जी। अब ज्यादातर क्वेश्चन जो, रिपीट जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल के सारे टेस्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, बाकी जो सारे मर्ज टेस्ट आ रहे हैं वो अभी मैं दे रहा हूँ रेगुलर। अच्छा, तो ऐसा करिए आप कि ना तो आपके रिवीजन के अप्रोच सही नहीं है, या फिर आप मतलब डीप मतलब कि समझ नहीं रहे हैं, जैसे कि आप रट्टाबाजी कर रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। दूसरी बात है कि आप टेस्ट को टाइम दीजिए और गैस करिए। मैं अगर मुझे कोई कहे किसी भी एग्जाम का, जहाँ तक देन्यू का, मैं कहूँगा गैस पावर। अगर आप गैस करेंगे ना क्वेश्चन को, तो ही आप क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऐसा काफी हर कोई, अगर जैसे एनटीए अपना जब भी पेपर बनाएगा सीयूटी का, तो उसको अपनी मर्यादा तो रखनी है ना, तो वो 10-15 क्वेश्चन ऐसे देगा जो आपके गैस पावर पे डिपेंडेंट होंगे। अगर आपका गैस पावर, आप अच्छी तरीके से गैस करते हैं क्वेश्चन को, नहीं आता हुआ क्वेश्चन अगर आप गैस कर रहे हैं, मान लो कि ये नहीं हो सकता, एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल रहे हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन होने की ज्यादा संभावना रहती है। उपन्यास है तो जहाँ तक, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा और रटा लगाना ही पड़ेगा। बाकी तो कोई टेबलेट वेबलेट होती तो शायद मैं भेज देता यहाँ, तो फिर आप खा ही लेते, पर क्या ही करें, मेरे पास भी नहीं है। और अन्य गद्य विधाएं हैं, तो अन्य गतिविधियां वैसे नेट जार में जो लगी हुई है उनके लेखों को आप देख सकते हैं, प्लस और जो जैसे अन्य गतिविधियां में लगभग थोड़े थोड़े क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है, उनको भी देख लीजिए। और अन्य गतिविधियां के जो मोस्ट है ना, जैसे कुछ लेखक होते हैं उनको देख लीजिए। बाकी तो अन्य गतिविधियां में मेरे हिसाब से नेट जार में तो लगा हुआ है ना अन्य गतिविधियां, उनको देख लेंगे और उनके लेखक को वही। दूसरी बात है, अन्य गतिविधियां से क्वेश्चन आ रहे हैं उनके ऑप्शन को देख लीजिए, वहां से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। टाइम का अभाव है तो मेरे हिसाब से दोनों पॉइंट शायद मैं आपको संतुष्ट कर पाया हूँ आंसर से। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो ठीक है, मुझे लगता है हमने सभी के प्रश्न लगभग ले लिए हैं, तो ये हमारे आज के अंतिम प्रश्नकर्ता थे। अब हमारे पास केवल 5 से 7 मिनट का समय बचा हुआ है। तो जैसा कि हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, मैं प्रश्न भूल रहा था कि जो तनु ने शायद कमेंट किया था, बाकी वक्ता बोलना चाह रहे थे, तो उस प्रश्न को उठाना चाहूँगा। तो वो प्रश्न यदि आप किसी भी वक्ता को याद है तो उस पर बात रखें। एक बार आप जब हम लोग क्या था कि हम वक्ताओं को शामिल करना चाह रहे थे, हाँ रिवीजन से संबंधित प्रश्न था कि हाँ याद आया, जब हम क्या कहते हैं कि नया शायद रिवीजन की बात कर रहे थे, तो तनु ने शायद कमेंट कर दिया था, फिर ये था कि वक्ताओं को भी मतलब प्रतिभागियों को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करेंगे।
छोड़ दिए थे, थोड़ा वक्ताओं को शामिल की थी। यदि उस पर बात कर पाए, किसी को प्रश्न याद हो, मुझे याद नहीं आ पा रहा। नहीं, कोई बात नहीं, अगली मीटिंग में देखा जाएगा। चलिए कोई नहीं। तो जैसा कि जो आज की जो लगभग सबके प्रश्न हमने ले लिए हैं और समय भी हमारा 7:50 हो चुका है, ओनली 10 मिनट बचे हुए हैं, 8 बजे मुझे छोड़ना है आप लोगों को। तो एक बार मैं आप सबका लास्ट कमेंट लूँगा, उसके पहले कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाऊँगा। जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उसे जुलूस कहते हैं, जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उसे जुलूस कहते हैं, लेकिन जब ये हिंदी परिवार इकट्ठा होता है तो उसे महफिल कहते हैं। प्रत्येक रविवार जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक नई ऊर्जा और उमंग होती है। पिछले 3 साल से अनुभव करता रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है प्रत्येक रविवार को जुड़ के, मतलब नए नए लोगों से बात करना, एक नया अनुभव सीखने को मिलता है। और जैसा कि लगातार रचिता हैं और भागवत जी हैं, या पूरा नाम इनके स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, तो ताली बजा के स्वागत भी कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। और लास्ट कमेंट मैं एक करके लूँगा। तनु, अंत में आप 1 मिनट में कुछ कहना चाहें तो आप आमंत्रित हैं। जी शुभम, अभी शायद सभी लोग बने हुए होंगे, तो उनसे मैं आखिर में यही बोलूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस रहिए। हेमंत सर की टेस्ट सीरीज से अगर आप उसको बहुत ईमानदारी से, मुझे ऐसा लगता है हेमंत सर की टेस्ट सीरीज जो कोई जेआरएफ करवा रहा होगा उसकी टेस्ट सीरीज से भी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। वो मतलब बेहतर, पूरा बहुत बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत मेहनत से वो जो भी करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप उसकी बहुत रिस्पेक्ट करें। आप टेस्ट देते समय इस बात का बहुत रिस्पेक्ट करें कि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो टेस्ट दे के बस ऐसे ही ना निकल जाए, उसका बहुत ज्यादा मूल्यांकन करें। एग्जाम हॉल में बहुत शांत रहें। बहुत जेएनयू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये है, लेकिन आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। पैनिक ना हो। जेएनयू बहुत जरूरी है, लेकिन आप खुद बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रहेंगे तो बहुत अच्छी चीजें होंगी। तो आप टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा रिलाय करें, मुझे ऐसा लगता है। और हेमंत सर का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी का 90% भाग उनसे रिलेटेड ही पूरा हुआ है। उनकी टेस्ट सीरीज, उनका गाइडेंस जो भी है, तो मैं इनको कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाई ज्यादा धन्यवाद, तो मैं यहाँ पे करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ये नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। बस शुभम, आपका समय नहीं लूंगी ज्यादा। ठीक है, धन्यवाद तनु, आपका। आपने बहुत बेहतर तरीके से सारे प्रश्नों को लिया, उन पे अपना रिएक्शन दिया। तो मुझे लगता है सारे वक्ता जो सारे प्रतिभागी बहुत संतुष्ट हुए होंगे आपके जो अपनी समस्याओं का समाधान पाए होंगे। तो मैं इसी के साथ सोनल प्रधान जी आपको आमंत्रित करता हूँ, लास्ट में कोई आप कमेंट देना चाहें। जी, अब स्ट्रेटेजी या प्लानिंग में बहुत ज्यादा आप दिमाग मत लगाएं। जहाँ भी जब भी आपको टाइम मिल रही है, जगह मिल रही है, छाव मिल रही है, आप बस किताब पकड़े, बस देखना शुरू कर दें। बार बार वो एक एक दिन आपका जुनून बढ़ता ही जाएगा, ये तो आप यकीन करें। यदि आप में सच्चे वो से है तो दिन में दिन कम नहीं होगा, वो बढ़ती ही जाएगी। तो खुद पे यकीन रखें। जैसे कि मोती ने लिखा था कि अपने किताब में लिखा था कि इतना पढ़ना है कि दृष्टि खुद ना ऐसा हो जाए कि अरे बस बस कर, मुझे मत पढ़। तो मुझे याद है मैंने अपनी किताब में सबसे पहले पेज में लिखा था, तोरे दीपे आपनार परिचय आज। ये शायद बंगाली बांग्ला में होगा, मुझे नहीं पता, पर मैंने बस लिख दिया था कि तुझे मैं परिचय अपना दूंगी आज, तुझे कितना पढ़ सकती हो, ऐसा। और दूसरा ये कि मैंने यहाँ पे 3 तरीके लिखे थे जिसमें मैं किसी भी इंसान को ना बोलूंगी उसके काम के लिए और सिर्फ पढ़ूंगी। तो वो कुछ ऐसे 2-4 चीजें, आप बस खुद के साथ रहिए। और हाँ, कुछ धूप से कुछ दौड़ कर कुछ चल कर आए हैं, हम सूरज की धूप को कुचल कर आए हैं, आप भी आएंगे, आशा रखती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सही सुनल, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी पंक्तियाँ आपने बोली हैं। तो अंजलि, आप आमंत्रित हैं, कुछ कहना चाहें। सभी लोगों का लगातार रिएक्शन आ रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई मतलब कि हार्टली आपका धन्यवाद कर रहा है। तो अंजलि, आप आमंत्रित हैं। मैं कहना चाहूंगी, तनु और सोनल ने बहुत कुछ बता दिया है। मैं बस थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि सामने आप मोटिवेशनल भी कुछ लगा सकते हैं। लाइक मैंने लगाया था कि जिस दिन जेएनयू का रिजल्ट आएगा उस दिन की खुशी देख के, अगर मान लीजिए पढ़ने का मन ना करे और कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हो,
कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हो और ऊपर सामने जो लिखा है कि अरे जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देख के, उस कारण हम पढ़ लेते हैं। और एक शायद एक प्रतिभागी का क्वेश्चन ये था कि रात में हम सो लेते हैं, खाने के बाद हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसा क्या? तो मैं इस पे ये बोलना चाहूंगी कि सारे लोग अलग होते हैं, सबकी स्ट्रेटेजी भी अलग होती है। बहुत लोग रात में 9 बजे खा के सो जाते हैं तो सुबह जग के पढ़ लेते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप रात में नहीं पढ़ पा रहे तो आप सुबह जग के पढ़ लो। टाइम मैनेज तो आपको ही करना है और बस सबका एक ही उपाय है, रिवीजन और टेस्ट सीरीज करना। और यही है कि डरना नहीं है। और सबसे लास्ट यही है कि वो आखिरी एग्जाम का 2 घंटा ही सब कुछ, वही डिसाइडिंग फैक्टर है। बस ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद। तो बहुत बहुत अंजलि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप पूरे मीटिंग के दौरान लगातार 2 घंटे बनी रही और लगातार आप भी प्रश्न लेते रही, सबका बढ़िया से जवाब दिया और बहुत ही सही तरीके से आपने जवाब दिए हैं, सबको संतुष्ट किया है अपने जो भी प्रश्न आपके पास आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मोती सिंह जी आपको आमंत्रित करता हूं कि मोती सिंह आप आमंत्रित हैं। आपको आवाज आ रही है? शायद कुछ तकनीकी समस्या है उनके पास। तो मैं सभी का धन्यवाद तो करता हुई हूँ। हेमंत भैया, आपका ही मंच है, मैं इतना ही नहीं कहूँगा कि आप आमंत्रित हैं। आप कुछ कहना चाहें तो सादर हेमंत भैया। और भैया iPhone 30 वाली बात पहले तो शुभम iPhone 30 दिखा दो जो आपने बोला है, तो ये आपको दिखाना है, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। बाकी तो आज का जिसको कार्यक्रम दिखाना तो है बहुत उसको दिखा दीजिए ना भैया, किसी एक को तो ये दिखाना आप था। देख लीजिए। वो अभी घोषणा नहीं हुई है कि सबका सबसे अच्छा प्रश्न किसका है, वो आप लोग बताएंगे। अभी रिजल्ट आना बाकी है, अगले प्रोग्राम में दिखाया जाएगा। अभी नाम की घोषणा आज का नहीं हुई तो कार्यक्रम कैसे बहुत दिखाया अच्छा रहा है जी? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है और सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। सभी के प्रश्न भी अच्छे थे। यूपीएससी वाली बात भी चल निकली है यहाँ पर। एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए भैया। हाँ, मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, पूरे सुनो, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, हमारे डीजे की लिए आवाज अभी भी आ रही होगी आपको। iPhone 30 आप बने हुए हैं हेमंत भैया इसलिए बच्चे आपको देखना चाहते हैं। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, यूपीएससी वाली बात भी चली थी इसमें, तो थोड़ा सा जेएनयू और यूपीएससी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग अलग चीजें हैं। जो एकदम यूपीएससी को लेकर सीरियस है, तो मतलब इनडायरेक्ट तरीके से ही कहूँगा कि देखो जेएनयू का लोड बहुत ज्यादा है। अगर आप बहुत ज्यादा यूपीएससी को लेकर सीरियस है तो ना ही आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो आपको टेस्ट, सेमिनार वगैरह और क्लास का लोड बहुत रहता है यहाँ पर। मतलब एक शोधार्थी को तैयार किया जाता है यहाँ पर एमए में ही, तो उस तरह से तैयारी होती है। तो थोड़ा अगर बहुत ज्यादा सीरियस है तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। बाकी अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो चाहता है कि जेएनयू का बहुत अच्छा माहौल का उपयोग करके वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए बेहतर जगह है यहाँ पर। बाकी आपको यहाँ पर आकर आपको टाइम मैनेज आपको करना होगा, आप क्लास भी मैनेज करनी है और आपको यूपीएससी की तैयारी भी। बाकी यहाँ की बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, उसका आप बेहतर उपयोग यहाँ पर बेहतर यूज कर सकते हो उसका। यहाँ पर मैंने देखा है कई बच्चे 15-15 घंटे 16 घंटे तक पढ़ते हैं, तो ये बेहतर जगह है उसके लिए। यहाँ पर डिबेट डिस्कशन ये सारी चीजें भी होती है, बहुत अच्छा माहौल है। मतलब यूपीएससी के लिए भी दिल्ली में बहुत बेहतरीन माहौल है, लेकिन क्लास का लोड बहुत ज्यादा रहता है, तो आप थोड़ा सा सोच कर ही आए। बाकी सभी ने बहुत अच्छे से बताया है और इसमें मैं कुछ ऐड करना नहीं चाह रहा हूँ। बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम का विशेष रूप से बहुत धन्यवाद, जो आज भी कार्यक्रम में अपना समय दिए हैं और तकनीकी इस प्लेटफॉर्म को बहुत बेहतर तरीके से यूज किया है। बहुत धन्यवाद भैया। वैसे मुझे धन्यवाद की आवश्यकता रहती नहीं है तो सभी वक्ताओं का तो विशेष धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूं। और अंतिम 1 मिनट बचा हुआ है, 7:59 हो चुके हैं, आपका खाना इंतजार कर रहा होगा। तो अंजलि, तनु, सोनल, मोती और आप सबसे मतलब कि मेरी भी फर्स्ट मुलाकात है इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो आप लोगों से ये चर्चा रही, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से आपने प्रश्नों का उत्तर दिया और आशा करते हैं कि जल्द हम लोगों की मुलाकात होगी, या तो आप बीयू कैंपस आएंगे या हम जेएनयू कैंपस आएंगे। तो
ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं अंत में कहूँगा कि ईश्वर के दिए रंगों ने हमें चित्रकार बनाया है, मेहनत और लगन ने सपनों का साकार बनाया है। अगर श्रोता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर श्रोता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप सबके प्यार ने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इन्हीं का शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम में शुभम विदा लेता हूं और आप सब भी विदा लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी प्रतिभागियों का विशेष मैंने पंक्तियों कुमार से धन्यवाद कर दिया है, वो इस बात को समझेंगे। आपके बिना हम यहाँ नहीं रह सकते। Stop recording.